भाग दूसरा अध्याय 8 अन्य रणनीतियाँ। सज्जू के अनुसार मुश्किल जगह पर कभी पड़ाव यानी कि डेरा न डालें, जहाँ की प्रमुख सड़कें यानी कि राजमार्ग एक दूसरे को काटती हो। उनसे मित्रता कर ले। खतरनाक एवं सुनसान जगहों पर अधिक देर तक न ठहरे। शत्रु द्वारा घेर लिए जाने पर युक्ति से काम ले तथा मुसीबत में गिरने पर युद्ध करे। कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन पर भूल कर भी न चले। ली चुआंग के शब्द में वे सड़कें जो पर्वतों के बीच में संकरे रास्तों की ओर ले जाती हो, जहां दुश्मन के छिपे होने तथा घात लगाकर हमला करने की आशंका हो पर न जाए। ऐसी सेनाओं पर आक्रमण न करे, विशेषकर तब जब आपकी सेना के जवानों में दुश्मन से लोहा लेने का सामर्थ्य न हो। ऐसे में स्वयं को आक्रमण करने से रोके, परंतु ऐसा न करने पर आपके सैनिक अनावश्यक दबाव की स्थिति में होंगे। ऐसे शहरों की घेराबंदी न करे। शाओ कुंग जब शुचोऊ के राज्य पर आक्रमण कर रहा था तो उसने हुआपी नामक शहर, जो रास्ते में ही पड़ता था, को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया तथा देश के मध्य भाग तक पहुंच गया। उसकी इस रणनीति के चलते वह लगभग 15 जिला मुख्यालयों पर कब्जा जमाने में सफल रहा। अतः ऐसे शहर पर हमला नहीं करना चाहिए जीत के बाद जिस पर कब्जा नहीं जमाए रखा जा सकता हो अथवा छोड़ देने पर कोई परेशानी भी उत्पन्न न हो। शनियिंग को जब पियंग पर हमला करने के लिए उकसाया गया तो उसने कहा, यह शहर बहुत ही छोटा है, साथ ही इस पर मजबूत किलेबंदी की गई है, अतः यदि इसे जीते भी लिया जाए तो हमारे लिए यह कोई बड़ी उपलब्धि न होगी तथा यदि हम हार गए तो लोगों की हंसी का पात्र बनेंगे। इसीलिए उचित यही होगा कि इतनी शक्ति हम किसी अन्य राज्य अथवा प्रांत को जीतने में लगाए। ऐसी जगहों के लिए युद्ध के आदेश का पालन न करें। यदि आपको किसी ऐसे प्रदेश में डेरा डालने या शिविर लगाने के आदेश दिए गए हो जो पूरी तरह अलग थलग हो अथवा जहां टिके रहना अत्यधिक जटिल एवं कठिन हो, ऐसे आदेशों की अवमानना की जानी चाहिए। सेनानायक जो विभिन्न प्रकार की युक्तियों के प्रयोग से होने वाले फायदे की जानता हो, वह अपने सैन्यों को सही प्रकार से संचालित कर सकता है तथा जो इसे नहीं समझता उसे दुश्मन के ठिकानों अथवा योजनाओं की चाहे कितनी ही जानकारी क्यों न हो, वह अपने ज्ञान का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाएगा। अतः युद्ध का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी आवश्यकता पड़ने पर समय रहते यदि अपनी योजनाओं को बदलने में निपुण नहीं है तो चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो, अपने सैनिकों के श्रेष्ठ उपयोग में असफल रहेगा। एक चतुर सेनानायक योजनाएं तैयार करते समय लाभ तथा हानि दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखता है। यदि लाभ की योजना हानि की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हो तो यह न सिर्फ कठिन समय में हमें मजबूत प्रदान करती है, बल्कि रुककर हमें दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का साहस एवं अवसर भी प्रदान करता है। यदि हम शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि शत्रु भी हमें बराबर का नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार की संभावनाएं अपनी गणना में शामिल करके हम अपनी योजनाओं को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम दुश्मन द्वारा घिरे हुए हैं, ऐसे में युद्ध के मैदान से भागकर हम अपने शत्रु को उत्साहित ही करेंगे। हो सकता है वो हमारा पीछा करे और हमारी सेना को रोंद डाले। इससे कहीं ज्यादा उचित होगा कि हम अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते उन्हें जवाबी हमले के लिए तैयार करें। अतः बुद्धिमान लोग लाभकारी तथा हानिकारक दोनों परिस्थितियों का समाकलन करके मुसीबत से बाहर आने का रास्ता खोज निकालते हैं तथा विजय को प्राप्त करते हैं। किंतु खतरे की संभावनाओं से आंखें मूंद लेने पर ऐसा कर पाना असंभव हो जाता है। विरोधी पक्ष को नुकसान पहुंचाकर उसकी शक्ति को क्षीण करे, उसके लिए परेशानी पैदा करे तथा उसे निरंतर व्यस्त रखे, प्रलोभन देकर उसे उस ओर आने के लिए बाध्य करे। चियालिन दुश्मन को चोट पहुंचाने की अनेक विधियां बताता है। दुश्मन के श्रेष्ठ, बुद्धिमान एवं चतुर लोगों को उससे दूर कर दो ताकि उनके पास सलाह लेन देन वाले लोग न रहे। दुश्मन के राज्य में विश्वासघाती तथा राजद्रोही लोग पैदा कर दो जिससे वहां की सरकार नीतियां विफल हो जाए। षड्यंत्र के द्वारा वहां के लोगों को हिंसा, उपद्रव एवं धोखाधड़ी के लिए तैयार करो। राजा तथा उसके मंत्रियों के बीच मतभेद पैदा करो। हर प्रकार से दुश्मन की क्षमता को कम करो तथा उनका खजाना तबाह करो। उन्हें ऐसे तोहफे यानी कि उपहार भेंट करो
ताकि वे राष्ट्रद्रोह बन जाए। मनमोहक एवं आकर्षक स्त्रियों के उपयोग से उनकी मनस्थिति को विचलित कर दो। युद्ध कला हमें सिखाती है कि शत्रु हम पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। ऐसा सोचकर निश्चित न बैठे, बल्कि अपनी तैयारी पूरी रखे और स्वयं को अजय बनाए ले। 5 खतरनाक गलतियां हैं जो एक सेनानायक को प्रभावित कर सकती है। पहली गलती, लापरवाही, जो विनाश की ओर ले जाती है। दूसरी, कायरता, जिसके चलते वह दुश्मन द्वारा बंदी बनाया जा सकता है। सन त्सू जानता था कि युद्ध में खतरा मोल लिए बिना जीत पाना असंभव है। 404 ईसा पूर्व में लियू यू ने विद्रोही हुआन शुआन का यांगसी तक पीछा किया और चेंग हुन के समुद्री द्वीप में उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। पकड़े जाने के डर से हुआन शुआन ने अपने युद्ध पोते के साथ एक छोटी नाव भी तैयार करा ली, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो वहां से भाग सके। इसका सीधा प्रभाव उसके सैनिकों के मनोबल पर हुआ। उनमें युद्ध करने की भावना पूरी तरह नष्ट हो गई। जब दुश्मन, जो पूरे जोश में था, ने उन पर धावा बोला तो हुआन शुआन की सेना को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। वे 2 दिन तथा 2 रात तक बिना रुके भागते रहे और बुरी तरह पराजित हुए। तीसरा, उग्र स्वभाव, जो दुश्मन द्वारा अपने लाभ के लिए भड़काया जा सकता है। 357 ईसा पूर्व में जब हुआंग मी, टेंग चियांग तथा अन्य योद्धाओं द्वारा याओ शियांग पर आक्रमण किया गया तो उसने शहर के दरवाजे बंद कर दिए और लड़ने से इनकार कर लिया। तब टेंग चियांग ने कहा, हमारा शत्रु गुस्से मिजाज का है, अतः हमें उसे उकसाते रहना होगा और शहर के द्वार पर निरंतर वार करते रहना होगा, ताकि वह गुस्से में बाहर आए और हमसे युद्ध करे। टेंग की तरकीब काम आई। जब खिंग होकर याओ शियांग शहर के बाहर आया तो युद्ध के बहाने दूर ले जाकर उसे मार दिया गया। चौथा, लज्जा, यश एवं सम्मान की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति को लोग की अपेक्षा अथवा तिरस्कार से भी कभी नहीं घबराना चाहिए। 5वां, अत्यधिक व्यग्रता अथवा उत्कंठा, आवश्यकता से अधिक परवाह करने की भावना भय एवं चिंता को जन्म देती है। परिणाम स्वरूप ऐसा मनुष्य परेशानियों में फंस जाता है। यहाँ सज्जू का यह अर्थ नहीं है कि सेनापति को अपने सैनिकों के हित के प्रति असावधान अथवा लापरवाह हो जाना चाहिए। सज्जू केवल इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि अपने सैनिकों की तात्कालिक सुख सुविधाओं पर अधिकाधिक ध्यान देना भविष्य में उनकी प्रतिभा के दमन का कारण बन सकता है। वर्तमान में ऐसा करना सुविधाजनक लग सकता है, परंतु हो सकता है योग्य के अभाव में भविष्य में पराजय के कारण सैनिकों को अधिक कष्ट एवं वेदना का सामना करना पड़े। सहानुभूति अथवा करुणा के वशीभूत होकर कोई सेना फेर में कब्जाए गए शहर को छोड़ने अथवा किसी उद्देश्य विषय से नियुक्त सैनिक टुकड़ी को आवश्यकता से अधिक सैन्य सहायता भेजने की गलती कर सकता है। उपरोक्त 5 कारण हैं जो युद्ध संचालन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न करके विफलता का कारण बनते हैं। जब कोई सेना हार जाती है अथवा उसका नायक मार दिया जाता है तो उसका कारण निश्चित रूप से इन 5 त्रुटियों में पाया जाता है। अतः युद्ध कला का अध्ययन करते समय इन 5 त्रुटियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अध्याय 9, कूच की तैयारी। अब हम सेना के पड़ाव डालने तथा शत्रु पर निगरानी रखने के विषय पर बात करेंगे। डेरा डालना पड़े तो पहाड़ों को तेजी से पार करें तथा घाटी के नजदीक वाले स्थानों को चुने। यह बात हान के समय की है। वुटू चियांग डाकुओं के दल का सरदार था तथा मा युआन को उसके दल का खात्मा करने के लिए भेजा गया था। वुटू पहाड़ियों में जा छिपा, अतः युआन ने उसका पीछा करने का प्रयास नहीं किया, परंतु उसने उन सभी स्थानों पर कब्जा जमा लिया जहां से खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा सकती थी। रसद के अभाव में शीघ्र ही चियांग की हालत खराब हो गई और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि वह घाटी के निकट रहने का फायदा के बारे में नहीं जानता था। सूर्यमुखी तथा ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ के ऊपर हिस्सों पर डेरा डाले, न कि ढलान पर। युद्ध के लिए भूलकर भी ऊंचाई की ओर न जाए। नदी पार करते ही उस स्थान से दूर चले जाए। शत्रु जब नदी पार कर रहा हो तो उसे लड़ने के लिए नदी की धारा के मध्य में न जाए। पहले उसकी आधी सेना को नदी पार करने दे, फिर धावा बोले। ली युआन 100 ईसा पूर्व की एक घटना के बारे में बताता है। हेन सिंह की सेना ली नामक नदी के एक किनारे पर थी और दूसरी ओर भी लोंग चू की सेना। रात में हेन सिंह ने 10,000 बोरों में रेत भरकर ऊंचाई पर एक बांध बनवा दिया और
अपनी आधी सेना के साथ नदी पार करके लुंगचुन की सेना पर धावा बोल दिया। परंतु थोड़ी ही देर में यह दिखावा करते हुए कि हमला विफल रहा, वह नदी पार करके वापस लौट गया। इसी अप्रत्याशित सफलता से खुश होकर लुंगचुन ने कहा, मुझे पता था कि हेर सिंह कायर है। उसने हेन सिंह का पीछा किया और नदी पार करने लगा। हेन सिंह ने तुरंत बोरे से बने बांध को तोड़ने का आदेश दे डाला, जिससे चलते लुंगचुन की सेना बाढ़ में बह गई। हेन सिंह पूरी शक्ति के साथ लुंगचुन की बाकी बची सेना पर टूट पड़ा। इस हमले में लुंगचुन मारा गया तथा उसकी सेना भी उधर उधर भाग गई। अतः यदि आप युद्ध के लिए बेचैन हैं तो भी किसी नदी के आसपास अपने शत्रु पर हमला न करें। स्वयं को सदैव शत्रु से अधिक ऊंचाई पर तथा सूर्य से सम्मुख रखें। हमले के लिए भूलकर भी नदी के बहाव के विपरीत न जाए। पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, अतः हमें निचले स्थानों पर डेरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जल द्वार खोलकर शत्रु किसी भी समय हमें बाढ़ में डुबा सकता है। हमारी सेना का पड़ाव दुश्मन के पड़ाव से नीचे होगा तो धारा प्रवाह का लाभ सदैव दुश्मन को मिलेगा, हमें नहीं। खारे दलदल में पहुंचने पर वहां से अविलंब निकलने का प्रयास करें, क्योंकि वहां मीठे एवं ताजे पानी का अभाव होता है। दलदल नीचे गहरे तथा समतल होते हैं, अतः वहां हमले की संभावना भी अधिक होती है। परंतु ऐसे जगह अगर युद्ध करना पड़ जाए तो ध्यान रखें, आपके आसपास घास फूस तथा पानी और पीछे पेड़ पौधे तथा झाड़ियां अवश्य हो। ली चुआन के अनुसार पेड़ पौधे वाले स्थान युद्ध के लिए अधिक उपयोगी एवं विश्वसनीय होते हैं, तथा तुयु के अनुसार पेड़ पौधे तथा झाड़ियां सेना की पीछे से रक्षा करने में भरपूर मदद करते हैं। शुष्क एवं समतल प्रदेशों में सरल पहुंच वाली अवस्था स्थापित करें। ध्यान रखें, उठती हुई जमीन आपकी दाहिनी तथा पिछली ओर हो, ताकि खतरा सामने की ओर हो और पीछे सुरक्षा। सभी सेनाएं ऊंची तथा अधिक रोशनी वाली जगह पसंद करती है। निचले स्थान एक और जहां युद्ध की दृष्टि से असुविधाजनक होते हैं, वही नंग होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः जो नायक अपने सैनिकों के प्रति सचेत होते हैं, वे सख्त जमीन पर डेरा डालने का आदेश देते हैं तथा अपनी सेना को रोगों से मुक्त रखकर अपनी जीत को मजबूत बनाते हैं। छोटी पहाड़ी अथवा नदी के किनारे ऐसी जगह डेरा डालें जहां सूर्य की भरपूर रोशनी आती हो। पहाड़ी का ढलान आपके पीछे दाहिनी तरफ होना चाहिए। यह आपके सैनिकों के लिए न सिर्फ अच्छा रहेगा, बल्कि आप उस क्षेत्र के प्राकृतिक लाभ भी उठा पाएंगे। मूसलधार बारिश के तुरंत बाद नदी पार न करें, बल्कि उसके उफान के थमने तक प्रतीक्षा करें। जिस राज्य में खड़ी चट्टानें हो, जिनके बीच तीव्र गति से पानी बह रहा हो, गहरे गड्ढे तथा खाइयां हो, घने जंगल, दलदल तथा दर्रे हो, ऐसे स्थान को अविलंब छोड़ देना चाहिए। किंतु ऐसी जगह शत्रु से सामना होने पर स्वयं को सुरक्षित रखते हुए उसे वहां खदेड़ने का प्रयास अवश्य करें। यदि आपके कैंप के निकट पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसे तालाब अथवा पोखर हो जिनके चारों तरफ काफी मात्रा में घास फूस हो, घास फूस से ढके गड्ढे अथवा घने जंगल हो, तो ऐसे स्थानों का भली भांति निरीक्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह शत्रु घात लगाकर बैठ सकता है अथवा वहां गुप्तचर भी छिपे हो सकते हैं। जब शत्रु आपके बहुत करीब हो और शांत हो, तो इसका यह अर्थ है कि उसे अपने अवस्था की ताकत पर पूरा विश्वास है। यदि दूर रहकर वह आपको युद्ध करने के लिए विवश करता है, तो इसका अर्थ है कि वे युद्ध करने के लिए व्याकुल है। यदि उसने अपना डेरा ऐसे स्थान पर डाल रखा है जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि उसके आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया हुआ है। जंगल के पेड़ों में हलचल होने का अर्थ है कि दुश्मन आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक सेना दुश्मन पर नजर रखने के लिए ऊंचे स्थानों पर स्काउट देखभाल करने वाला सिपाही तैनात करती है। यदि स्काउट को जंगल के पेड़ों में जबरदस्ती हलचल होती दिखाई देती है, तो वह जान पाता है कि कूच करने के लिए दुश्मन द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है। घनी घास में अत्यधिक हलचल अथवा गतिविधियों के होने का अर्थ है कि दुश्मन हमें संदेह में डालना चाहता है। पक्षियों का अचानक उड़ना इस बात का सूचक है कि शत्रु वहां छिपा बैठा है तथा अचानक हमला करने वाला है। एक सीधी रेखा में उड़ते हुए पंछी अचानक अगर ऊपर की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दे, तो इसका अर्थ है दुश्मन वहां घात लगाए बैठा है। जब धूल ऊंची उठे तो समझो कि दुश्मन के रथ आगे बढ़ रहे हैं।
जब धूल ऊंची न हो और फैली हुई हो तो उसका अर्थ है कि पैदल सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। धूल जब अलग अलग दिशाओं में फैली हो तो इसका अर्थ है कि दुश्मन ने अपने सैनिकों के दल बनाकर उन्हें लकड़ियां लाने के लिए भेजा है। तथा यदि धूल के बादल एक सीमित जगह में उठे तो इसका मतलब है सेना डेरा डालने की तैयारी में है। जब आप दुश्मन की सीमा में आगे बढ़ते हैं तो आपको उसकी हर गतिविधियों पर नजर जमाए रखनी होगी, वह चाहे वहां धूल का उड़ता हो, पक्षियों का उड़ाना हो या फिर शस्त्र आदि का चमकना। विनम्र स्वभाव तथा बढ़ती हुई तैयारियां दर्शाती है कि दुश्मन आगे बढ़ने वाला है। आक्रामक भाषा तथा तेजी से आगे बढ़ना दिखाता है कि वह पीछे हट जाएगा। चेंग यू ची राज्य के योद्धा टिन पेन की एक घटना का वर्णन करता है। 279 ईसा पूर्व में चीमों की रक्षा के लिए टिन पेन को येन की सेना, जिसका सेनापति ची चिह था, से युद्ध करना पड़ा था। टिन पेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे इस बात का डर है कि येन वाले अपने बंदियों के नाक कान काट कर कहीं उन्हें हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए न लगा दे। दुश्मन को जब इस बात का पता चला तो उसने ऐसा ही किया। इस पर चिमोवासी भड़क गए और यह सोचकर कि यदि हम दुश्मन के हाथ लग गए तो हमारा भी यही हाल होगा, वे जी जान से युद्ध की तैयारी में लग गए। टीन ने फिर कहा, मुझे इस बात का डर है कि घर के बाहर स्थित हमारे पुरखों की कब्र खोदकर कहीं हमारे पूर्वजों का अपमान न करे। दुश्मन के सैनिकों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सभी कब्रें खोदकर उनके अंदर स्थित शवों को जला दिया। चिमोवासी इस कुकृत्य को चुपचाप देखते रहे और येन की सेना से बदला लेने के लिए चढ़ उठे। उनका क्रोध सब्र की सभी सीमाओं को पार कर चुका था। टिन पेन जानता था कि उसका सैनिक अब हर प्रकार के मुकाबले के लिए तैयार है, परंतु उसने फिर भी तलवार नहीं उठाई। उसने खाने का सामान सैनिकों में बांट दिया और ताकतवर जवानों को दुश्मन की नजर से दूर रहने का आदेश दिया। किले के आसपास वृद्ध एवं कमजोर पुरुष व महिला को तैनात किया गया। इसके बाद आत्मसमर्पण की शर्तें तय करने के लिए दुश्मन के खेमे में दूत भेजे गए, जिससे येन की सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। टिन पेन ने 20,000 चांदी के सिक्के येन के सेनापति के पास भिजवाए और प्रार्थना की कि शहर पर कब्जे के दौरान उसके सिपाही उनके घरों में न तो लूटपाट करे और न ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करे। ची ची ने प्रसन्न होकर उसकी यह बात मान ली, किंतु इस घटना के बाद ची ची की सेना सुस्त, लापरवाह तथा बेफिक्री हो गई। उधर टिन टेन ने 1,000 बैल मंगवाए और उन पर लाल कपड़ा बंधवा दिया। साथ ही रंग लगाकर उन्हें ड्रैगन की तरह सजाया गया। उनके सिंगों पर तेज धार वाले चाकू बांधे गए और पूंछ पर तेल में डूबा कपड़ा लपेटा गया। जब रात हुई तो बैलों की पूंछ में आग लगा दी गई। दर्द से बेहाल मवेशी दुश्मन के खेमे में जा पहुंचे। उनके पीछे 5,000 चुनिंदा सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा गया। बैलों ने दुश्मन के खेमे में अफरा तफरी मचा दी। रात में बैलों के शरीर पर बनी रंगीन धारियां अत्यंत भयावह नजर आ रही थी। जो भी निकट आया बैलों के सींगों पर बंधे चाकुओं द्वारा बुरी तरह घायल हो गया। इसी बीच मुंह पर कपड़ा बांधे 5,000 सैनिक दुश्मन पर टूट पड़े। उसी क्षण शहर में भयंकर आवाजें आने लगी। जो लोग शहर में थे उन्होंने ढोल तथा बड़पनों को पीटकर ऐसा कोलाहल पैदा किया कि धरती और आकाश दोनों कांप गए। फलस्वरूप येन की सेना भाग खड़ी हुई। चीमों के सैनिकों ने बड़े ही उत्साह एवं वीरता के साथ उनका पीछा किया। इस युद्ध में ची ची भी मारा गया। इस युद्ध के बाद ची राज्य को उसके 70 गांव वापस मिल गए। जब छोटे रथ पहले आकर युद्ध भूमि में अपना स्थान ग्रहण कर ले तो समझ ले कि शत्रु युद्ध की तैयारी कर रहा है। संधि पत्र के बिना शांति प्रस्ताव षड्यंत्र को दर्शाता है। युद्ध क्षेत्र में जब अत्यधिक भागा दौड़ी शुरू हो जाए और सैनिक कतारों में खड़े होने आरंभ हो जाए तो सावधान हो जाए। जब कुछ लोग आगे बढ़े और कुछ पीछे हटे तो यह धोखे का संकेत है। जब सैनिक अपने भालों का सहारा लेकर खड़े होने शुरू हो जाए तो समझो कि वे भूखे हैं जिन्हें पानी लाने भेजा गया है। यदि पहले वे खुद पानी पीने लगे तो यह सेना के प्यास होने का संकेत है। मौका मिलने पर भी यदि दुश्मन उसका फायदा नहीं उठाता तो इसका अर्थ है कि वह थका हुआ है। यदि किसी स्थान पर पंछी इकट्ठे बैठे हुए हो तो इसका यह अर्थ है कि वह जगह किसी के कब्जे में नहीं है और दुश्मन चुपचाप वहां से अपना सामान समेटकर वापस चला गया है। रात्रि में रुदन निराशा का संकेत है। डर के कारण मनुष्य व्याकुल हो जाता है, इसीलिए वह चिल्लाना आरंभ कर देता है ताकि उसका हौसला बना रहे। शिविर में शोर शराब, अव्यवस्था अथवा उपद्रव हो रहा हो तो इसका अर्थ है सेनापति का नियंत्रण ढीला है। यदि बैनर, झंडे तथा पताकाएं अस्त व्यस्त हो तो वह बगावत के निकट होने का सूचक है।
अधिकारी का नाराज होना सिपाहियों के सुस्त तथा कामचोर होने का संकेत है। जब सेना अपने घोड़ों को दाना खिलाए और मवेशियों को मार कर खाए, भोजन पकाने वाले पात्र आग पर न चढ़ाए, तो यह युद्ध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे अंत तक युद्ध करने का निश्चय कर चुके हैं। लियांग के विद्रोह वांगकू ने चेन सेंग के शहर को घेर रखा था। तब हुआंग फूशंग, जो मुख्य सेनापति था, तथ तुंगचो को उसे पराजित करने के लिए भेजा गया। तुंगचो की इच्छा थी कि वांगकू के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जाए, परंतु हुआंगफू ने उसके सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। विद्रोही थक हार कर जब अपने हथियार फेंकने लगा तो हुआंगफू उन पर आक्रमण के लिए लपका। उसी पर तुंगचो ने कहा, हथियार डाल चुके सैनिकों पर हमला करना युद्ध के नियमों के खिलाफ है। हुआंगफू ने जवाब दिया, किंतु यह सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि मैं जिस पर आक्रमण करने जा रहा हूँ वह एक थकी हुई और निकम्मी सेना है। हुआंगफू ने तुंगचो के सहयोग के बिना वह युद्ध जीत लिया। इस युद्ध में वांगफू मारा गया। जब सैनिक छोटे छोटे समूहों में कानाफूसी करते हुए नजर आए तो यह प्रदर्शित करते हैं कि अधिकारियों एवं सैनिकों के बीच अच्छे संबंध नहीं है। आवश्यकता से अधिक पुरस्कारों का दिया जाना दर्शाता है कि संसाधन समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि संसाधनों की समाप्ति पर विद्रोह के आसार बढ़ जाते हैं। इसीलिए सैनिकों को खुश करने के लिए उन्हें अधिक पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी तरह आवश्यकता से अधिक दंड के परिणाम स्वरूप अविश्वास एवं अनुशासनहीनता का जन्म होता है तथा अनुशासन की स्थापना के लिए अत्यधिक कठोरता की आवश्यकता होती है। जोश के साथ शुरुआत करना और दुश्मन के सैनिकों की तादाद देखकर भयभीत हो जाना खुफिया जानकारी के अभाव को दर्शाता है। दूत जब शुभकामनाएं लेकर आए और कुशामदा करे तो यह शत्रु द्वारा संधि की इच्छा को दर्शाता है, जिसका कारण या तो यह है कि उनकी लड़ने की क्षमता समाप्त हो चुकी है या फिर उसका कोई अन्य कारण भी हो सकता है। यदि दुश्मन की सेना गुस्से में आपकी ओर बढ़े और अचानक रुक जाए तथा बिना युद्ध किए काफी देर तक यथावत खड़ी रहे तो ऐसे में आपको अधिक सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हमारे सैनिकों की संख्या दुश्मन से कम हो तो भूलकर भी सीधा हमला न करें। इस स्थिति में अपनी मौजूदा ताकतों पर ध्यान दें, शत्रु पर कड़ी नजर रखें तथा लड़ाई का अतिरिक्त सामान इकट्ठा करें। वह जो पूर्ण सतर्कता एवं विवेक से काम नहीं लेता दुश्मन द्वारा पकड़ लिया जाता है। विश्वास में लेने से पूर्व ही सैनिकों को दंडित किए जाने पर वे कभी भी आपके प्रति वफादार एवं आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। अगर वे आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आपके किसी काम के नहीं होंगे। यदि वे आपके साथ इतने घुल मिल गए हैं कि गलतियां करने पर भी उन्हें दंडित नहीं किया जाता है तो भी व्यर्थ है। यह सर्वप्रथम अपने सैनिकों की भावनाओं की कद्र करें, फिर कठोर अनुशासन के द्वारा उन्हें नियंत्रण में रखें। जीत का यही मूल मंत्र है। येनजू ने शुमा जेनू के बारे में कहा, अपनी लोक व्यवहार कुशलता के चलते दुश्मन तक उसका सम्मान करते थे। अतः एक आदर्श सेनानायक वह होता है जिसके समाज को एकजुट करने की क्षमता होती है। उसका व्यवहार में कठोरता एवं विनम्रता दोनों गुणों का समान रूप से समावेश होता है। प्रशिक्षण के दौरान सैनिकों को अनुशासन में रखकर अभ्यास कराया जाए तो पूरी सेना अनुशासन प्रिय एवं अनुशासित होगी, किंतु यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सेना में अनुशासन का अभाव होगा। यदि एक सेनापति अपने सैनिकों में विश्वास रखते हुए यह चाहता है कि उसके प्रत्येक आदेश का पालन हो तो इससे उन्हें सेनापति तथा सैनिक दोनों को पारस्परिक लाभ मिलता है। शांति के समय में एक सेनापति को अपने सैनिकों में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित करना चाहिए, साथ ही अपने पद की गरिमा भी बनाए रखनी चाहिए ताकि युद्ध के समय उसके आदेशों का सही प्रकार से पालन हो तथा अनुशासन भी कायम रहे। छोटी मोटी त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए तथा छोटी मोटी शंकाओं पर डगमगाना नहीं चाहिए। आवश्यकता से अधिक प्रसन्न हो, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तन करे। सेना में विश्वास जगाने का यही सबसे सही तरीका है। अध्याय 10 भूभाग। सज्जू के अनुसार समझने के लिए भूखंडों को हम 6 भागों के विभाजित कर सकते हैं। पहला, सरल प्रदेश, ऐसे इलाके जहां सरलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। दूसरा, घुमावदार मार्ग वाले कठिन प्रदेश। तीसरा, अवसरवादी प्रदेश। चौथा, संकरे प्रदेश और पांचवा, ऊंचे प्रदेश तथा छठवां, दूरस्थ प्रदेश। सरल प्रदेश ऐसे इलाके जहां एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से जाया जा सकता है। ऐसे जगह पर शत्रु से पहले पहुंचा जाए तथा ऊंची एवं सूर्य के प्रकाश से भरपूर जगह पर डेरा डाले, फिर रसद एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति वाले मार्ग की रक्षा करें। तभी आप स्थिति का लाभ उठाते हुए
युद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार एक जीव के लिए जीवन का महत्व है, उसी प्रकार सैनिकों के लिए संचार व्यवस्था द्वारा भेजी जाने वाली रसद एवं युद्ध सामग्री का भी महत्व है। जब तक योद्धा अपने शत्रु को ऐसे स्थान पर पाता है जिससे उसे खतरा हो, स्वयं को असुरक्षित पाकर वो इतना भयभीत हो जाए कि उसे अपना जीवन खतरे में नजर आने लगे, वह दुश्मन के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो जाए, उसे स्वयं पर हो रहे हमलों से बचाव करने मात्र से ही संतुष्ट होना पड़े, उसकी समस्त संचार व्यवस्थाएं खतरे में गिर चुकी हो, ऐसे में वह दुविधा एवं भ्रम की स्थिति में फंसकर बुरी तरह पराजित हो जाएगा। परंतु वह भाग्यशाली होगा जिसे अपना योजनाओं में कोई परिवर्तन न करना पड़े तथा अपनी फौज को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर मैदान में कम से कम सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर न होना पड़े। कठिन प्रदेश, एक बार छोड़ने पर जहां दोबारा पहुंचा पाना असंभव हो, कठिन प्रदेश कहलाते हैं। इस प्रकार की जगह से यदि दुश्मन परिचित न हो तो वहां उस पर हमला करके उसे हराया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत यदि दुश्मन वहां छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो तो वहां से जान बचाकर भागना नामुमकिन है। अवसरवादी प्रदेश, जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि पहल करके भी किसी पक्ष को लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, तो ऐसे में आगे बढ़कर युद्ध करना असुविधाजनक होगा तथा युद्ध में गतिरोध उत्पन्न होगा। ऐसी अवस्था में दुश्मन के झांसे में आने से बचे तथा पीछे हट जाए ताकि उसे आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। जब दुश्मन काफी आगे चला जाए तो मौके का फायदा उठाते हुए उस पर आक्रमण कर दे। संकरी प्रदेश, तंग दरे वाली इलाकों पर अधिक सैनिकों के साथ दुश्मन से पहले पहुंचकर कब्जा जमा ले और छिप कर दुश्मन के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करें। ऐसी अवस्था में पहल करने का अवसर हमारे हाथों में होगा तथा दुश्मन पर अनापेक्षित आक्रमण करके हम उस पर हावी हो सकते हैं और उसकी खेती को दयनीय बना सकते हैं। यदि दुश्मन ने वहां आपके पहले कब्जा जमा लिया हो तो भूल कर भी वहां न जाए। दुश्मन पर तभी धावा बोले जब उसकी घेराबंदी कमजोर हो। ऊंचे प्रदेश, ऊंचाई वाली जगह पर दुश्मन से पहले पहुंचने पर भरपूर रोशनी वाली जगह पर डेरा डाले तथा दुश्मन के आने की प्रतीक्षा करे। ऊंचे तथा तंग स्थानों पर कब्जा जमाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके क्रियाकलाप दुश्मन की गतिविधियों पर निर्भर नहीं करेंगे। येंग यूं पी सिंग चिन की एक घटना का वर्णन करता है जिसे तुर्की जनजातियों को सबक सिखाने के लिए भेजा गया था। रात होने पर उसने एक निचले जगह डेरा डाला। खाई खोदकर जब किलेबंदी का कार्य पूरा कर लिया गया तो उसने अपनी सेना को वहां से उठाकर एक पहाड़ी पर डेरा डालने का आदेश दे डाला, जिसके चलते उसके सैन्य अधिकारी बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने यह चिल्लाते हुए उसके आदेश का विरोध किया कि इसके कारण सभी सैनिक बहुत थक जाएंगे। परंतु पीसिंग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब कैंप को स्थानांतरित कर लिया गया तो एक जबरदस्त तूफान आया, जिससे परिणाम स्वरूप निचले इलाकों जहां पहले डेरा डाला गया था में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पीसिंग से पूछा, आपने इस बारे में पूर्वानुमान कैसे लगाया? तब पीसिंग ने जवाब दिया, बेकार के सवाल पूछे बिना मात्र आज्ञा का पालन करना सीखो। इसने यह बात साबित होता है कि ऊंची तथा रोशनी से भरपूर स्थान न सिर्फ युद्ध के लिए लाभकारी होते हैं बल्कि बाढ़ आदि के दुष्प्रभाव से भी सुरक्षित होते हैं। दुश्मन ने ऊंचाई वाली जगह पर यदि आपके पहले कब्जा जमा लिया हो तो उसका पीछा न करें तथा पीछे हटने कर प्रलोभन एवं छल के माध्यम से उसे वहां से बाहर निकालने का प्रयास करें। दूरस्थ प्रदेश, यदि दुश्मन आपसे बहुत ही दूर पर हो तथा ताकत में दोनों सेनाएं बराबर हो तो आपके लिए आगे बढ़कर हमला करना न तो आसान होगा और न ही आपके हित में होगा। निम्न संकटों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेनापति जिम्मेदार होता है, यह है पलायन, अवज्ञा, पतन, विनाश, अव्यवस्था तथा भगदड़। पलायन, परिस्थितियां कितनी ही अनुकूल क्यों न हो, परंतु आप अगर अपने से 10 गुनी बड़ी सेना से जूझ रहे हो तो परिणाम निश्चित तौर पर मैदान छोड़कर भागना ही होगा। अवज्ञा, जब सैनिक ताकतवर हो और अधिकारी कमजोर हो तो सैनिक दी गई आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तू मुंह टेनपू से संबंधित एक दुखद घटना का वर्णन करता है, जिसे 821 ईसा पूर्व में सेनापति बनाकर टिंग साओ से युद्ध करने के लिए वी प्रांत में भेजा गया था, परंतु जब तक वह सेनाध्यक्ष के पद पर रहा सैनिक उसके आदेशों का उल्लंघन करते रहे। उसका अनादर करने के लिए वे अपने सामने गधों की सवारी किया करते थे, परंतु टेनपू यह सब रोकने की क्षमता नहीं रखता था। कुछ महीनों बाद जब उसने दुश्मन पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो उसकी सेना ने पीठ दिखा दी। परिणाम स्वरूप अपनी गर्दन काटकर उसने आत्महत्या कर ली। पतन, जब अधिकारी बहुत ही मजबूत हो और सिपाही कमजोर हो तो इसका नतीजा होता है पतन। विनाश,
जब अधिकारिणी गुस्सेल तथा अवज्ञाकारी हो एवं दुश्मन के सामने होने पर बिना सेनाध्यक्ष की आज्ञा के युद्ध करना आरंभ कर देता हो तो नतीजा होता है विनाश। अव्यवस्था, जब सेना नायक कमजोर हो, उसके पास अधिकार न हो और उसके आदेश अस्पष्ट तथा समझ में न आने वाले हो, कार्यों का बंटवारा सही तरीके से न किया गया हो, सैनिकों के पदों का सृजन ऊंट पटांग तरीके से किया गया हो तो परिणाम स्वरूप अव्यवस्था का जन्म होता है। भगदड़, जब एक सेनापति दुश्मन की ताकत का सही अनुमान लगाने में विफल रहे, अपनी कम शक्तिशाली सैनिक टुकड़ी को दुश्मन के अधिक मजबूत दल से युद्ध करने का आदेश दे, चुने हुए सैनिकों को सेना के अग्रभाग में खड़ा न करने की चूक करे तो नतीजन सेना उखड़ जाएगी। पराजय के 6 कारण होते हैं: शत्रु की शक्ति का सही आकलन करने में चूकना, अधिकारी का अभाव, दोषपूर्व प्रशिक्षण, अनावश्यक क्रोध, अनुशासन की अवमानना तथा योग्य सिपाहियों का गलत इस्तेमाल। इन बिंदुओं पर उस सेनापति को सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियां समझता है। किसी भी देश की प्राकृतिक संरचना वहां के सैनिकों की सबसे बड़ी पूंजी तथा सर्वश्रेष्ठ मित्र होती है, परंतु विरोधियों की शक्ति का अनुमान लगाना, विजय प्राप्ति के लिए योग्यता एवं शक्ति को वश में करना, दूरी से कठिनाई एवं खतरे को भांप लेना एक सेनापति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो इन बातों को जानता है और युद्ध के समय प्रयोग में लाता है, विजय सी उसके कदम चूमती है, तथा जो जानकर अथवा अनजाने में इसका पालन नहीं करता, उसकी पराजय निश्चित होती है। विजय निश्चित हो तो युद्ध अवश्य करे, चाहे राजा इंकार करे, परंतु जीत असंभव हो तो राजा के आदेश के बावजूद भी युद्ध न करे। सेना को आदेश देने का दायित्व मात्र सेनाध्यक्ष का होना चाहिए। आगे बढ़ने और पीछे हटने के आदेश सेना को जब राजा के महलों से प्राप्त होने लगे तो युद्ध के नतीजे पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अतः राजा को सैन्य मामलों में हस्तक्षेप न करके राष्ट्रहित में अपनी विनम्र भूमिका निभानी चाहिए। सेनापति जो लोकप्रियता के प्रलोभन से मुक्त होता है तथा निंदा अथवा अपयश की परवाह किए बगैर युद्ध भूमि से लौट आता है, राष्ट्रभक्ति की जिसका परम उद्देश्य होता है, जो राजा का सम्मान करता है, वह देश के लिए अमूल्य अलंकार के समान होता है। वेलिंगटन के अनुसार युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाना सच्चे सैनिक के लिए सबसे कठिन कार्य होता है। सैनिकों को अपने बच्चों के समान समझो, वे बेखौफ आपको अनुसरण करेंगे। उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखो, वे आपके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाएंगे। टूमू सुप्रसिद्ध सेनापति वू ची के बारे में बताता है। वह सामान्य सैनिकों की भांति कपड़े पहनता था, वही खाना खाता था जो उसके सैनिक खाते थे। जब सेना पैदल चलती थी तो वह घोड़े की सवारी से इनकार कर देता था, नम्र गद्दों पर नहीं सोता था, खाने का सामान साथ लेकर चलता था और कठिन समय में अपने सैनिकों के साथ रहता था। एक बार उसके एक सैनिक के पैर में फोड़ा हो गया तो उसने चूसकर फोड़े के जहर को निकाल फेंका। जब उस सैनिक की मां को यह सब पता चला तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। लोगों द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर वह बोली, बहुत वर्षों पहले लॉर्ड वू ने मेरे पति की भी ऐसी सेवा की थी। उसके बाद से मेरे पति हमेशा वू के साथ रहे और अंत में दुश्मन के हाथों मारे गए। अब मुझे डर है कि मेरा पुत्र न जाने कब और कहाँ शहीद हो जाए। इसके बावजूद आपकी सैनिक अगर आपका कहा नहीं मानते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं तो उनकी तुलना उन बिगड़े बच्चों से की जा सकती है जो व्यवहारिक रूप से किसी काम से नहीं है। टूमू एक अत्यंत कठोर योद्धा लू मेंग के बारे में बताता है। 219 ईसा पूर्व में लू मेंग ने चियांग लिंग शहर पर कब्जा कर रखा था, परंतु उसके सख्त आदेश थे कि उसका कोई भी सैनिक महिलाओं एवं बच्चों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही बलपूर्वक कोई वस्तु आदि छीनेगा। इसके बावजूद एक अधिकारी जो उसे के गांव जूनान का रहने वाला था ने एक नगरवासी से उसकी बांस से बनी हुई टोपी या हथियार ली। लू मेंग को लगा उस अधिकारी को यह सब नहीं करना चाहिए था, अतः उसने उस मृत्युदंड की सजा सुना दी। परंतु सजा सुनाते समय लू की आंखों में आंसू थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उस दिन के बाद से उसकी सेना के किसी भी सिपाही ने किसी के साथ छेड़छाड़ तो दूर की बात, नीचे पड़ी हुई कोई वस्तु तक नहीं उठाई। अगर हम हमले के लिए तैयार है किंतु हमें यह नहीं पता कि हमारे शत्रु की स्थिति क्या है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि हमारी तैयारी अधूरी है। यदि हम जानते हैं कि दुश्मन हमले के लिए तैयार है परंतु हमें यह नहीं पता कि हमारे सैनिक तैयार है या नहीं, तो भी हमारी तैयारी अधूरी है। और अगर हमें पता है कि दुश्मन आक्रमण के लिए तैयार है और यह भी कि हमारे सैनिक भी युद्ध के लिए तैयार है, परंतु यदि हम यह नहीं जानते कि युद्ध का मैदान लड़ाई के योग्य है या नहीं, तब भी हमारी सारी तैयारियां आधी अधूरी ही रहेगी। अतः एक अनुभवी सैनिक जब आगे बढ़ता है तो वह सभी दुविधाओं को पीछे छोड़ाता है
वह एक बार अपने पड़ाव को नष्ट कर देता है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। अतः कहा जाता है, अपने साथ साथ दुश्मन को भी जाने, आकाश के साथ साथ पाताल को भी जाने, तभी सफलता आपके कदम तले होगी। अध्याय 11 9 दशाएं। सज्जू के अनुसार युद्ध कला 9 प्रकार के क्षेत्रों को मान्यता प्रदान करती है। पहला, विस्तृत अथवा बिखरे हुए क्षेत्र। दूसरा, सरल अथवा सुगम क्षेत्र। तीसरा, विवादित क्षेत्र। चौथा, स्वतंत्र क्षेत्र। पांचवा, राजमार्गों को मिलाने वाले क्षेत्र। छठवा, गंभीर क्षेत्र। सातवां, कठिन अथवा जटिल क्षेत्र। आठवां, घिरे हुए इलाके। और नौवां, मजबूरी वाले क्षेत्र। पहला, जब एक सेनापति दुश्मन से अपने ही इलाके में युद्ध कर रहा हो तो इसे बिखरा हुआ क्षेत्र कहा जाता है कि अपने घरों के नजदीक होने के कारण अवसर मिलते ही सैनिक अपने पत्नी तथा बच्चों से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप जब वे आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनमें युद्ध के लिए जरूरी जोश, साहस एवं निर्भीकता का अभाव होता है। दूसरा, जब आप दुश्मन के इलाके में प्रवेश कर चुके हो परंतु बहुत अधिक तक दूर नहीं गए हो तो इसे सरल क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा, वह भूमि जिस पर कब्जा होने पर दोनों पक्षों को लाभ मिलता हो, विवादित क्षेत्र कहा जाता है। जिस भूमि पर दोनों पक्ष स्वतंत्र पूर्वक आ जा सकते हो, खुल्लम मैदान कहलाते हैं। क्षेत्र जिसमें 3 राज्यों तक पहुंचने का मार्ग खुलता हो, जिस पर आक्रमण करके अधिकांश भाग पर कब्जा जमाया जा सकता हो, राजमार्गों का मिलन क्षेत्र अथवा भेदक क्षेत्र कहलाता है। जब सेना दुश्मन की सीमा में किलेबंद शहरों को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल जाते हो तो ऐसे क्षेत्र गंभीर क्षेत्र कहलाते हैं। पर्वत, जंगल, खाई, दलदल तथा बाढ़ से तुरंत प्रभावित होने वाले इलाके जिन्हें पार करना मुश्किल होता है, कठिन क्षेत्र कहलाते हैं। आठवां, ऐसे क्षेत्र जहां प्रवेश तो आसानी से किया जा सके परंतु वहां से बाहर निकलना सरल न हो, जहां घेरे जाने पर मात्र मुट्ठी भर सैनिक विशाल सेना को तबाह करने के लिए पर्याप्त हो, घिरे हुए क्षेत्र कहलाते हैं। नौवां, ऐसे क्षेत्र जहां युद्ध करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष न बचा हो, व्यवस्था वाले क्षेत्र कहलाते हैं। अतः विस्तृत क्षेत्रों में युद्ध न करे, सुगम क्षेत्रों में रुके नहीं, विवादित क्षेत्रों में हमला न करे, स्वतंत्र क्षेत्रों में शत्रु का मार्ग रोकने का प्रयास करे, राजमार्ग को मिलाने वाले क्षेत्रों में मित्रता बनाए रखे, गंभीर क्षेत्रों में लूटपाट करे, जटिल क्षेत्रों में देखभाल कर आगे बढ़े, घिरे हुए इलाकों में चालाकी यानी कि बुद्धिमानी से काम ले, मजबूरी वाले क्षेत्रों में युद्ध करे। युद्ध कला में निपुण पुराने समय के योद्धा जानते थे कि दुश्मन की सेना के बीच में दरार कैसे पैदा की जाए। वे जानते थे कि दुश्मन की बड़ी और छोटी टुकड़ियों के बीच फूट कैसे डाली जाए, मजबूत दस्तों के द्वारा कमजोर दस्तों की मदद से बाधा कैसे उत्पन्न की जाए तथा अधिकारियों एवं उनके जवानों के बीच के विश्वास को कैसे खंडित किया जाए। वे दुश्मन की बिखरी हुई सेना को एकजुट होने से रोकने तथा एकजुट सेना में फूट डालने एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने में माहिर थे। जब उन्हें लगता था कि आगे बढ़ना लाभदायक है तो वे कदम आगे बढ़ाते थे, अन्यथा वहीं रुक जाते थे। इसी तरह दुश्मन को उखाड़ फेंक कर आगे बढ़कर वे लाभदायक स्थिति को प्राप्त कर लेते थे तथा लाभ प्राप्त न होने की दशा में वे वहीं रुके रहते थे। कोई यदि मुझसे पूछे कि दुश्मनी की सुव्यवस्था सेना पर नियंत्रण स्थापित करने का क्या तरीका है तो मैं कहूँगा, उसकी किसी ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु अथवा जगह पर कब्जा जमा ले जो उसे सर्वाधिक प्रिय हो। परिणाम स्वरूप दुश्मन आपके इशारों पर नाचने को मजबूर हो जाएगा। युद्ध में जीत का मूल मंत्र है रफ्तार। शत्रु युद्ध के लिए यदि तैयार न हो तो इस अवस्था का फायदा उठाए, उस रास्ते से आगे बढ़े दुश्मन को जिसकी भनक तक न हो, उन स्थानों पर सबसे पहले धावा बोले जहां दुश्मन सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर हो। 227 ईसा पूर्व में मेंगटा, जो वी प्रदेश के राजा वेन टी के शासन में शिन चेंग का राज्यपाल था, ने अपने राजा से अलग होकर शू राज्य के साथ मिलने की योजना बनाई। उसने वहां के प्रधानमंत्री चू को लियांग को इस बारे में पत्र भी लिखे। वेन के सेनाध्यक्ष शुमा प्रथम को जब इस बारे में पता चला तो विद्रोह के अनुमान से वह तुरंत अपनी सेना को लेकर दौड़ पड़ा। शुमा के अधिकारियों ने शुमा से कहा, कहीं मेंगटा वू तथा शू से गठबंधन तो नहीं कर चुका है? इस बात की पुष्टि किए बगैर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शुमा ने उत्तर दिया, मेंगटा एक सिद्धांतहीन व्यक्ति है, वह अभी दुविधा की स्थिति में है। इससे पहले खुलकर वह विद्रोह की घोषणा करे, हमें तुरंत वहां पहुंचकर उसे दंडित करना चाहिए। अतः अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ
8 दिन में वह शिन चेंग की सीमा में जा पहुंचा। चू को लियांग को लिखे पत्र में मेंगटा ने लिखा था, वेन यहाँ से 1200 कोस की दूरी पर है। मेरे विद्रोह की खबर जब छुमा को लगेगी तो वह राजा को अवश्य सूचित करेगा तथा मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई में उन्हें कम से कम 1 महीने का समय अवश्य लगेगा। इस बीच में भी अपनी किलेबंदी मजबूत कर लूंगा। इसके अलावा सुमा खुद तो यहाँ आएगा नहीं और वह जिस भी सेनापति को युद्ध के लिए भेजेगा उससे चिंता अथवा डरने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु मेंगटा का अगला पत्र दुख भरा था, जिसमें लिखा था, अभी मात्र 8 दिन ही बीते हैं और ये लोग हमारे शहर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। ये लोग कितने चालाक व तेज है, यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। 15 दिनों के भीतर शिन चेंग जीत लिया गया और मेंगटा का सिर कलम कर दिया गया। वर्ष 621 ईसा पूर्व में ली चिंग को विद्रोही शियाओ शिन से मुकाबला करने के लिए कुई चोउ से शुचुआन भेजा गया था। शियाओ शिन ने हुपे में स्थित राज्य चिंग चोउ फू पर कब्जा जमा रखा था। पतझड़ यानी कि शरद ऋतु का मौसम था और उस समय यांगशी नदी में बाढ़ आई हुई थी। शियाओ शिन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दुश्मन तंग घाटी तथा नदी पार करके वहां पहुंच जाएगा। अतः वह पूरी तरह निश्चिंत था। किंतु ली चिंग ने बिना समय गवाए आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। जब वह कूच करने लगा तो उसके सैन्य अधिकारियों ने उसे नदी में पानी कम होने तक रुकने की सलाह दी। परंतु ली ने कहा, रफ्तार ही युद्ध में किसी सैनिक का सबसे बड़ा हथियार होती है। इससे पहले कि दुश्मन को हमारे वहां पहुंचने की सूचना मिले, क्यों न मौके का फायदा उठाया जाए। हमला करने का यही सबसे उचित समय है, क्योंकि यांगशी अपने पूरे उफान पर है, जिसके चलते हमारा दुश्मन पूरी तरह निश्चिंत होगा। हम उस पर तूफान की गति से टूट पड़ेंगे ताकि जल्दबाजी में अपने सैनिकों को इकट्ठा करने में अक्षम दुश्मन हथियार डालने पर मजबूर हो जाए। ली चिंग की योजना कामयाब रही। आक्रमण के बाद शियाओ शिन ने बुद्धिमानी से काम लेते हुए आत्मसमर्पण कर दिया और स्वयं के लिए मृत्युदंड की सजा के बदले अपने सैनिकों को मुक्त करने की मांग की। हमलावर सेना द्वारा युद्ध के निम्न सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। दुश्मन की सीमा में आप जितने अधिक अंदर घुसने चले जाए, उतने ही अधिक एकता आपकी सेना में होनी चाहिए, तभी आप दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। हमेशा उपजाऊ भूमि वाले प्रदेश पर कब्जा करने का प्रयास करें ताकि सेना को खाद्य सामग्री का अभाव न हो। अपने सैनिकों का विशेष ध्यान रखें, उन पर काम का अधिक बोझ न डालें। अपनी ऊर्जा, शक्ति एवं क्षमता को सहज कर रखें। अपनी सेना को निरंतर सक्रिय रखें तथा ऐसी योजनाएं तैयार करते रहे जिन्हें कोई भेद न सके। 224 ईसा पूर्व की एक घटना का वर्णन करता है, जिसमें प्रसिद्ध सेनापति वेंग चिंग की सैन्य प्रतिभा एवं सूझबूझ के चलते वहां के प्रथम सम्राट को सफलता प्राप्त हुई थी। जब उसने चू राज्य पर धावा बोल दिया तो अपने सिपाहियों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार न पाकर वेंग बचाव की मुद्रा में आ गया था तथा उसने युद्ध के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। चू के सेनापति ने उसे युद्ध करने के लिए काफी मजबूर किया, परंतु वेंग चिन अपने किले के भीतर ही रहा। उसने अपना सारा समय अपने सैनिकों का स्नेह एवं विश्वास जीतने में लगा दिया। उसने उनके भोजन, स्नान आदि के साथ साथ प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था की और हर वह काम किया जिसके चलते वह उन्हें एक वफादार, आज्ञाकारी तथा ठोस सेना का रूप दे सकता था। कुछ समय गुजरने के बाद जब उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि सिपाही अपना खाली समय बिताने के लिए क्या किया करते हैं, तो वह यह जानकर हैरान हो गया कि खाली समय में वे लोग वजन उठाते, लंबी कूद, गोला फेर जैसी प्रतियोगिता का आयोजन करके अपना मनोरंजन कर रहे थे। वेन चिन को विश्वास हो गया कि उसके सैनिकों का उत्साह अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जो युद्ध करने के लिए जरूरी होता है। उस समय तक चू की सेना, जो बार बार वेंग को युद्ध के लिए ललकारती हुई थक चुकी थी, निराश मन से पूर्व की ओर कूच कर गई। वेन चिन ने तुरंत ही डेरा उठाया और वह चू की सेना के पीछे लग गया। अंततः भयंकर नरसंहार के बाद वेन चिन ने चू राज्य पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। अपने जवानों को ऐसे जगह की जिम्मेदारी सौंपे जहां से पलायन करना नामुमकिन हो। ऐसे में उनके सामने 2 ही विकल्प होंगे, जीत या मौत। यदि वे मौत का सामना करते हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो वे हासिल न कर पाए, क्योंकि अधिकारी हो या जवान इस दशा में युद्ध जीतने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। मुसीबत के समय में सैनिक अपने डर को भूल जाते हैं। बचाव का कोई रास्ता दिखाई न देने पर वे अधिक मजबूत के साथ डटे रहते हैं। दुश्मन की सीमा में होने पर डरता
पूर्वक दुश्मन का सामना करते हैं तथा सहायता प्राप्त न होने की दिशा में बहादुरी के साथ लड़ते हैं। इसी प्रकार बिना किसी निगरानी के वे चौकस एवं सावधान होंगे। बिना कहे वह सब करेंगे जो आप उनसे चाहते हो। बिना किसी प्रतिबंध के वफादार होंगे तथा बिना आदेश दिए उन पर विश्वास किया जा सकता है। शुभ अशुभ आदि में विश्वास करने पर रोक लगा दे। अंधविश्वास का त्याग करे जब तक स्वयं मौत सामने खड़ी न हो जाए। किसी विपदा से भयभीत न हो। किसी भी प्रकार के जादू टोने, वशीकरण, मंत्र अथवा टोने टोटके आदि पर सख्ती से रोक लगा दे। किसी को भी काले जादू अथवा ज्योतिष विद्या के द्वारा युद्ध के परिणाम जानने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा सैनिकों की सोच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो सभी प्रकार के संदेह, संकोच तथा झिझक आदि को त्याग देने पर आपकी सेना कभी भी अपने संकल्प तथा लक्ष्य के डगमगाएगी नहीं तथा युद्ध भूमि में पूरी जी जान एवं आत्मविश्वास के साथ लड़ेगी। यदि हमारे सैनिक अधिक पैसे की मांग नहीं करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि पैसा उन्हें पसंद नहीं है। यदि वे अपना जीवन दांव पर लगा दे तो इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन्हें अपने जीवन से प्यार नहीं। धन संपत्ति तथा लंबी आयु ऐसी चीज होती है जिनका कामना होना मनुष्य में स्वाभाविक है। अतः यदि वे अपने कीमती सामान को जला देते हैं या फेंक देते हैं और अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे इन सब को नापसंद करते हैं, बल्कि जब उनके सामने कोई विकल्प शेष न बचे ऐसे अवस्था में वे ऐसा कदम उठाते हैं। सैनिक भी इंसान होते हैं, अतः यह एक सेनापति की जिम्मेदारी है कि वह शत्रु द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन से उनकी रक्षा करे। युद्ध की घोषणा होने पर हो सकता है आपके सैनिक रो पड़े, मुंह छिपाकर आंसू बहाएं, इसीलिए नहीं कि वे डरपोक है, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने मरने मारने का संकल्प ले रखा है। उन्हें एक बार रणभूमि में उतरने दे। वे इस प्रकार अपने साहस का प्रदर्शन करेंगे जिसकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। यह घटना 1515 ईसा पूर्व की है। चुआंचू जो वू राज्य का रहने वाला था, को कोंगजू कुआंग के द्वारा राजा वांग लियो को मारने के लिए भेजा गया था। उसने अपनी कटार मछली के पेट में छिपाकर शाही दावत खाने तक पहुंचा दी थी और अपने काम को अंजाम दिया, किंतु इसके तुरंत बाद राजा के सुरक्षा कर्मियों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। दूसरी घटना शाओ कुई की है। 681 ईसा पूर्व में काफी लोकप्रिय हुआ था। लू राज्य जो ची द्वारा 3 बार पराजित किया जा चुका था, अपने राज्य का बहुत ही बड़ा हिस्सा छोड़कर संधि करने की तैयारी में था। तब शाओ कुई ने ची राज्य के शासक हुआंगकुंग को उस समय दबोच लिया जब वह एक धार्मिक स्थल की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने राजा के सीने पर कटार रख दी और लू राज्य को मुक्त करने की मांग की। हुआंग की जान जोखिम में थी। शाओ कुई की बात मानने की अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प शेष न था, अतः उसने हाँ कर दी। इसके बाद शाओ कुई ने चाकू फेंक दिया और जनसभा में जाकर शांतिपूर्वक बैठ गया। घबराए हुए लोगों को लग रहा था कि सम्राट अब अपनी बात से मुकर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस घटना के बाद लू राज्य को वह सब वापस मिल गया जो उसने 3 लड़ाइयों में गंवाया था। युक्तियों में प्रवीण योद्धा शुईजन की तरह होता है। शुईजन चंग की पहाड़ियों पर पाया जाने वाला एक सांप है, जिसके सिर पर वार करने पर वह अपनी पूंछ से, पूंछ पर वार करने पर सिर से तथा बीच में वार करने पर मुंह तथा पूंछ दोनों से आक्रमण करता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई सेना शुईजन की नकल कर सकती है? तो मैं कहूंगा हाँ। 2 दुश्मन यदि एक नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे हो और रास्ते में तूफान आ जाए तो दोनों एक दूसरे की मदद के लिए उसी प्रकार तैयार हो जाएंगे जैसे बायां हाथ दायां हाथ की सहायता करता है। अर्थात यदि 2 दुश्मन खतरे के समय एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो एक ही सेना के 2 हिस्सों अथवा 2 सहयोगी सेनाओं जिनका उद्देश्य एवं लक्ष्य एक होता है के बीच अगर संयोग का अभाव हो तो इसका परिणाम होगा बर्बादी। घोड़ों अथवा रथों को पीछे हटने से रोककर आप युद्ध में अपनी जीत को पक्का नहीं बनाते। नहीं शत्रु को युद्ध के मैदान से खदेड़ना काफी है, बल्कि आपको युद्ध में सफलता तब मिलती है जब आपके सैनिकों का लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास हो तथा वे सभी लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकजुट हो। इससे भी ज्यादा जरूरी है उनके एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग की भावना। यही वह सबक है जो हम शुईजन से सीख सकते हैं। सेना के संचालन के लिए वीरता के कुछ मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए, जिन पर प्रत्येक सैनिक को खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। वाटरलू के युद्ध में
अपनी सेना के निराशाजनक प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए वेलिंगटन ने कहा, मेरे द्वारा संचालित अब तक की सबसे खराब सेना, जिसमें साहस, मनोबल तथा एकता की भयंकर कमी थी। यदि उसे बेल्जियम के सैनिकों द्वारा दल बदलने का पूर्वाभास न हुआ होता तथा समय रहते उन सैनिकों को सावधानीपूर्वक सेना के पिछले हिस्से में न लगाया होता तो उसे उसी दिन उसकी हार निश्चित थी। कमजोर तथा मजबूत सैनिकों से उनकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाना चाहिए। कमजोर तथा मजबूत के बीच के फासले को कम करने का यही एक तरीका है। यदि आप उन सैनिकों को जिन पर आपको कम भरोसा है कठिन काम सौंपेंगे तो निश्चित तौर पर वे मजबूत सिपाहियों के मुकाबले वहां कम समय तक टिक पाएंगे। अतः योग्यता एवं स्थिति के अनुरूप सैनिकों का उपयोग करने पर उनके साहस तथा क्षमता की कमी निष्प्रभावी हो जाती है। इसलिए एक कुशल सेनापति अपनी सेना का इस प्रकार संचालन करता है जैसे कि वह किसी व्यक्ति को हाथ पकड़कर चला रहा हो। सेना नायक का कर्तव्य है कि वह गंभीर एवं शांत रहे ताकि गुप्त बातों की गोपनीयता बनी रहे। साथ ही उसे सच्चे, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा न्याय संगत बने रहकर सेना में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उसमें अपने कार्यकलापों के द्वारा अपने अधिकारियों एवं जवानों को आश्चर्यचकित करने तथा आवश्यक गतिविधियों के माध्यम से जरूरी बातों की गोपनीयता स्थापित रखने की योग्यता भी होनी चाहिए। वर्ष 88 ईसा पूर्व में पेन चाओ ने खोतान तथा मध्य एशिया के अन्य राज्यों के 25,000 सैनिकों के साथ यारकंद पर धावा बोल दिया। कुचा के सम्राट ने अपने मुख्य सेनापति को वेनशु, कुमो तथा वितो राज्यों के इकट्ठा किए गए अपने 50,000 सैनिकों के साथ जवाबी हमले के लिए भेजा। पेन चाओ ने खोतान के राजा तथा अपने अधिकारियों को बुलाकर कहा, दुश्मन के सैनिकों की संख्या हमसे बहुत अधिक है, अतः हमारे लिए उचित यही होगा कि हम लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर जाए। शाम होने पर जब नगाड़ी की आवाज सुनाई देगी, खोतान के महाराज पूर्व दिशा से कूच करेंगे तथा मैं पश्चिम की ओर से लौटूंगा। पेन चाओ ने गुप्त रूप से उन बंदियों को मुक्त कर दिया जिन्हें उसने गिरफ्तार किया था। अतः कुचा के सम्राट को उसकी योजना की खबर मिल गई। उसने तुरंत 10,000 घुड़सवार पेन चाओ की पश्चिम दिशा से होने वाली वापसी को रोकने के लिए भेज दिए। वेनचू का राजा 8,000 घुड़सवारों के साथ खोतान के राजा को रोकने के लिए पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। पेन चाओ को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी सेना की टुकड़ियों को इकट्ठा करके सुव्यवस्थित किया और मुंह अंधेरे यारकंद की डेरा डाले पड़ी सेना पर धावा बोल दिया। सैनिक इस हमले के लिए तैयार न थे तथा वे जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। पेन चाओ ने उनका पीछा किया और 5,000 से भी अधिक सैनिकों के सिर कलंक करके इनाम के तौर पर साथ लाए गए। इसके अतिरिक्त घोड़े, मवेशी तथा कीमती सामान भारी मात्रा में लूटकर साथ लाया गया। इस संग्राम के बाद पेन चाओ की लोकप्रियता पश्चिम देशों में बहुत बढ़ गई। अपनी व्यवस्थाओं तथा योजनाओं में निरंतर परिवर्तन लाकर वह दुश्मन को सही जानकारी से दूर रखता है। अपने शिविर के स्थान को बदलकर तथा लंबे एवं घुमावदार रास्तों को अपनाकर वह दुश्मन को अपनी योजनाओं के प्रति भ्रम में डाल देता है। संकट की घड़ी में वह उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है जो सीढ़ी से ऊंचाई पर पहुंचकर स्वयं सीढ़ी को ठोकर मारकर गिरा देता है। अपनी सेना को दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसाकर हाथ आगे बढ़ाकर उसकी मदद करता है। वह अपनी नाव को जला देता है तथा भोजन पकाने के पात्र तोड़ देता है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को हाँकता है, ठीक वैसे ही वह अपनी सेना को चलाता है और किसी को पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। अपने सैनिकों को इकट्ठा करना फिर उन्हें खतरे में ले जाकर खड़ा कर देना, यही एक कुशल सेना नायक का काम है। अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के बाद दुश्मन के सर्वाधिक प्रिय ठिकानों जो उसके लिए सबसे अधिक सामरिक महत्व रखते हो पर हमला करने में कतई देरी नहीं करनी चाहिए। आज के मुकाबले प्राचीन चीन के युद्धरत राज्यों के बीच पलायन निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या रही होगी। अलग अलग क्षेत्रों के लिए आवश्यकता अनुसार उपाय, आक्रामक अथवा रक्षात्मक युक्तियां तथा मानवीय प्रकृतियों के नियम, ये सभी वे बातें हैं जिनका गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। सैनिक दुश्मन के इलाके में जितने अधिक अंदर होंगे वे उतने अधिक संगठित तथा एकजुट होंगे, परंतु कम दूरी तक अंदर होने पर उनमें उपरोक्त गुणों का अभाव होगा। वर्ष 532 ईसा पूर्व में काओ हुआन, जिसे सेन वू की उपाधि दी गई थी और राजा बनाया गया था, वो हरजू चाओ तथा उसके साथियों की सेना ने घेर लिया। उनके मुकाबले हुआन की सेना बहुत ही छोटी थी।
जिसमें 2000 घुड़सवार तथा 30,000 से कम पैदल सैनिक थे। घेराव के बीच में काफी जगह खाली पड़ी थी, परंतु हुआन ने वहां से भागने के बजाय उन रिक्त स्थानों पर बैल तथा गधे खड़े कर दिए। जैसे ही उसने अधिकारियों को इस बात का पता चला तो उनके गजब का उत्साह छा गया। परंतु हुआन ने वहां से भागने के बजाय उन रिक्त स्थानों पर बैल तथा गधे खड़े कर दिए। जैसे ही उसके अधिकारियों को इस बात का पता चला तो उनमें गजब का उत्साह छा गया, क्योंकि भागने के सभी रास्ते बंद थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने दुश्मन पर ऐसा जबरदस्त वार किया कि दुश्मन की सेना के दांत खट्टे हो गए। मौत को गले लगाकर ही जिंदा बचा जा सकता है। विपत्ति के समय में अपना सारा सामान जला दे, खाने पीने की सामग्री को नष्ट कर दे, पीने का पानी फेंक दे, भोजन पकाने के पात्र तोड़ दे तथा अपने सैनिक को स्पष्ट शब्दों में बता दे कि अब उनके जीवित रहने का एक ही उपाय है, युद्ध करना। मियाओ चैन के शब्दों में जीवन जीने का मौका, जीवन जीने की आशा खोकर ही पाया जा सकता है। जब एक सैनिक चारों ओर से गिर जाता है तो वह दृढ़तापूर्वक विरोध करता है और जी जान लगाकर युद्ध करता है। खतरे में पड़ने पर वह सभी आज्ञाओं का पालन करता है। वर्ष 73 में जब पेन जाओ शेनशाल कुआंग पहुंचा तो वहां के राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। परंतु थोड़े ही समय बाद राजा का व्यवहार अचानक से बदल गया। वह पेन चाओ की मजाक बनाने लगा और उसे अनदेखा करने लगा। पेन चाओ ने इसके कारण को भाप लिया और अपनी सेवा में लगाए गए एक खातिरदारी को बुलाकर उससे इस बारे में चतुराई से पूछा। अभी कुछ दिनों पूर्व जो लोग शियुंगशु से आए थे वे कहाँ हैं? सेवादार घबरा गया और उसने सच उगल दिया। उत्तरी दिशा से दूसरी देश के राजदूत आए हैं और राजा अनिश्चित की स्थिति में है। वह यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह किसके पक्ष में जाए। पेन चाओ ने उस सेवादार को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। उसने अपने साथ आए सभी अधिकारियों को मदिरा पान के बहाने बुलाया और बोला, हम सभी अपने देश से दूर अनजान स्थान पर मान सम्मान के भूखे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ शियोंगनु के देश से एक राजदूत आया है। इसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ के राजा ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह मूर्ख राजा हमें शियोंगनु के हवाले कर देगा और हमारी हड्डियां रेगिस्तान के भेड़ियों का शिकार बन जाएगी। मित्रों, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सभी अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। खतरे की इस घड़ी में हम सभी आपके साथ हैं, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। हमें अपने पड़ोसी राज्यों के साथ तब तक मित्रता नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमें उनके इरादों की जानकारी न हो। जब तक हम शत्रु राष्ट्र की भौगोलिक अवस्था, जैसे वहां के पहाड़, जंगल, दलदल, रेगिस्तान, खाई आदि से परिचित न हो, तब तक हमें हमला नहीं करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय गाइड की मदद लेना उपयोगी रहता है। निम्न 5 सिद्धांतों की जानकारी नहीं है तो आप एक अच्छे राजा कहलाने योग्य नहीं है। युद्ध में ग्रामीण योद्धा जो स्वयं से अधिक ताकतवर शत्रु पर हमला करता है और दुश्मन की सेना को एकजुट नहीं होने देता। वह शत्रु को डराकर चौंका देता है तथा उसके मित्र देशों को उस तक मदद पहुंचाने से रोकता है। मी याओ चैन के अनुसार स्वयं से अधिक शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण करने पर यदि आप दुश्मन की सेना में फूट डालने में कामयाब हो जाए तो आप दुश्मन से अधिक ताकतवर कहलाएंगे। यदि आप ताकतवर साबित हो गए तो आपका शत्रु आपसे डर जाएगा। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्य भी आपसे भयभीत हो जाएंगे, जिसके चलते वे आपके शत्रु को सहयोगी करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। वह आंख मूंद कर प्रत्येक रास्ते से न तो मित्रता करता है और न ही किसी की मदद। वह अपनी गुप्त योजनाओं पर अमल करके विरोधी पक्ष को डरा कर रखता है और सम्मान पाता है। इस प्रकार वह उनके शहरों पर कब्जा करके उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकता है। अपने सैनिकों को बिना किसी प्रयोजन की प्रतीक्षा किए पुरस्कृत करे। आवश्यकता पड़ने पर पूर्व निर्धारित योजनाओं को नजरअंदाज करते हुए नए आदेश जारी करे। ऐसा करके आप अपनी सेना को ऐसे नियंत्रित कर रहे होंगे जैसे कि आप उनके नहीं बल्कि अकेले व्यक्ति की सेना को नियंत्रित कर रहे हो। विश्वासघात को रोकने के लिए अपने द्वारा तैयार की गई योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें तथा किसी को इनकी कानो कान खबर तक न होने दे। योजना के प्रकट हो जाने की अवस्था में अंतिम क्षणों में पूरी योजना का बदला जाना जरूरी होता है। अपने सैनिकों के संपर्क में रहे, परंतु आप क्या सोच रहे हैं हमें इसकी खबर तक न होने दे। अच्छी बात सभी को बताए और बुरी हालात अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रहे। अपने सैनिकों को घातक तथा जानलेवा स्थिति में लगाए, वे जीवित बच जाएंगे। उन्हें असुरक्षित एवं तंग हाल में छोड़ दे, वे सुरक्षित लौट आएंगे।
एक सफल संग्राम में इस्तेमाल किए गए अपने दावे पेच तथा चालों के बारे में हेन चिन ने सलजू के हवाले से बताते हुए कहा, 204 ईसा पूर्व में उसे चाओ की सेना से युद्ध करने के लिए भेजा गया था। उसने चिंग सिंग दर्रे से 10 मील की दूरी पर डेरा डाला था, जहां दुश्मन पूरी ताकत के साथ अपनी सेना लिए खड़ा था। हेन चिन ने आधी रात को अपनी सेना को 2000 घुड़सवारों को एक लाल झंडा दिए और आदेश दिया कि उन्हें संतरे रास्ते से होते हुए कूच करना है तथा दुश्मन पर गुप्त रूप से नजर रखनी है। हेन चिन ने कहा, जब चाओ के सैनिक अपनी किलेबंदी छोड़कर मेरा पीछा करना शुरू कर दे, तब तुम तेजी से आकर चाओ का ध्वज लिए गिरा देना और उसकी जगह अपना लाल झंडा लगा देना। इसके बाद उसके अपने अन्य अधिकारियों को संबोधित किया, मित्रों, हमारे दुश्मन मजबूत स्थिति में है, अतः इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह आसानी से बाहर आकर युद्ध करेगा। वह हम पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक वह प्रमुख सेनापति द्वारा बजाए गए नगाड़ों की आवाज नहीं सुन लेगा, क्योंकि उसे डर होगा कि वे पीठ दिखाकर पहाड़ियों के रास्ते भाग सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने सर्वप्रथम अपनी सेना के एक भाग, जिसमें 10,000 सैनिक थे, को आदेश दिया कि वे युद्ध के लिए कतार में खड़े हो जाए तथा उनकी पीठ टी नदी की तरह होने चाहिए। उनका यह युद्धाभ्यास देखकर चाओ की सेना जोर जोर से हंसने लगी। सुबह होते ही हेन सिंह नगाड़ों की आवाज के बीच संकरे रास्ते की ओर निकल गया। यह देखकर चाओ की सेना उनके पीछे लग गई। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः हेन सिंह तथा उसका साथी चेंग पिन भाग खड़े हुए और नदी किनारे अपनी सैन्य टुकड़ी के पास जा पहुंचे, जहां पहले से ही भयंकर युद्ध चल रहा था। हेन सिंह के वहां पहुंचते पर उनकी सेना का उत्साह 2 गुना हो गया। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 2000 घुड़सवार सुनसान किले की दीवारों के पीछे पहुंचे और उन्होंने दुश्मन के झंडे को फाड़कर वहां अपनी पताके फहरवा दी। हेन का झंडा देखकर चाओ की सेना के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि हेन के सैनिक अंदर घुस गए हैं और उन्होंने राजा को बंदी बना लिया है। परिणाम स्वरूप चाओ की सेना में भगदड़ मच गई। तब हेन की सेना उन पर टूट पड़ी। इस युद्ध में चाओ के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। बाकी बचे हुए लोगों को बंदी बना लिया गया, जिनमें वहां का राजा या भी शामिल था। युद्ध के बाद हेन सिंह के उच्च अधिकारियों ने उससे पूछा, प्रशिक्षण के दौरान हमें सिखाया गया था कि हमारे पीछे के दाहिने भाग में पहाड़ी होनी चाहिए तथा बाईं ओर नदी अथवा दलदल। इसके विपरीत आपने हमें नदी की ओर पीठ करके खड़ा होने का आदेश दिया। फिर आप विजय प्राप्त करने में कैसे कामयाब हुए? सेनापति ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आपने युद्ध कला का ठीक से अध्ययन नहीं किया है। क्या उसमें नहीं बताया गया कि अपने सैनिकों को जानलेवा स्थिति में धकेल दो और वे जीवित निकल आएंगे? उन्हें इतनी कठिनाई में डाल दो जिसमें से बच निकलने की कोई आशा ही न हो और वे सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। यदि मैंने साधारण रास्ता अपनाया होता तो मैं कभी भी अपनी सहयोगी को साथ लेकर नहीं चल पाता। यदि मैंने अपने सैनिकों को ऐसी अवस्था में नहीं डाला होता जहां वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ने को विवश हुए, और यदि मैंने प्रत्येक सैनिक को अपना विवेक इस्तेमाल करने की अनुमति दी होती, तो हमारी सेना में भगदड़ मच जाती, जिसके चलते हुए कुछ भी पाना संभव नहीं होता। अधिकारी सेनापति द्वारा दी गई दलीलों से सहमत थे, अतः उन्होंने कहा, यह उच्च कोटि की युक्तियां हैं जिनके हम स्वयं योग्य नहीं। संकट की घड़ी में सैनिक मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि खतरे में लोग स्वयं को उस खतरे से निपटने के लिए तैयार कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप युद्ध में उन्हें कामयाबी मिलती है। युद्ध में जीत हासिल करने के लिए चतुराई के साथ दुश्मन की योजनाओं के अनुसार चले, दुश्मन की इच्छा के आगे झुककर उसकी बात मानने का ढोंग करे। चेंग यू के अनुसार यदि दुश्मन आगे बढ़कर युद्ध करने की रुचि रखता है तो उसे प्रलोभन दे और आगे बढ़ने में उसकी मदद करे। यदि वो मोर्चे से पीछे हटना चाहता है तो अपनी कार्यवाही में देरी कर दे ताकि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। ऐसे में दुश्मन को हम नियंत्रित कर रहे होंगे। परिणाम स्वरूप आक्रमण के समय वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह तथा असावधान होगा। उसमें ऊर्जा, जोश, उत्साह एवं शक्ति का भी अभाव होगा। दुश्मन की सेना के निकट जमे रहकर हम उनके सेनापति को मारने में कामयाब होंगे। इसे चतुराई के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना कहा जाता है। सेना का नियंत्रण अपने हाथों में लेने पर सीमांत क्षेत्रों के रास्तों पर रोक लगा दे, अधिकारी अभिलेखों को नष्ट कर दे तथा सभी तरह के दूतों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दे। सलाहकार परिषद के सदन में कड़ा रुख अपनाए ताकि स्थिति पर आपका नियंत्रण रहे। यदि दुश्मन कोई दरवाजा खुला छोड़ दे तो अविलंब उसमें प्रवेश करे। दुश्मन की कोई प्रिय वस्तु अपने कब्जे में लेकर उसे मन मुताबिक तरीके से नियंत्रित करे।
नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़े तथा निर्णायक युद्ध के लिए तैयार होने तक सावधानी पूर्वक स्वयं को दुश्मन के अनुसार चलाते रहे। नपे तुले तथा बंधे बंधाए नियमों का बहिष्कार करें, केवल अपनी जीत को महत्व दे। याद रखें, पारंपरिक नियमों का पालन करके जीत को हासिल करना असंभव बन जाता है। जब तक दुश्मन आगे बढ़ने का अवसर प्रदान न करे, नई नवेली दुल्हन की तरह संकोच एवं लज्जा का प्रदर्शन करें। अवसर प्राप्त होने पर तेंदुओं की फुर्ती से युद्ध करे। तब तक आपका सामना करने का समय दुश्मन के हाथ से निकल चुका होगा। अध्याय 12 आग से हमला। सज्जू के अनुसार आग से हमला करने के 5 तरीके हैं। शत्रु के सैनिकों को उनके शिविर में जिंदा जला देना, उनका सामान अथवा भंडार गृह जला देना, सामान ढोने वाले साधनों को जला देना, उनके अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद नष्ट कर देना तथा दुश्मन पर आग के गोले बरसाना। पेंचाओ, जिसे शन के राजा के पास कूटनीति उद्देश्य से भेजा गया था, ने स्वयं को उस वक्त मुसीबतों से घिरा हुआ पाया जब श्योंगनु अपने लोगों के साथ अप्रत्याशित रूप से वहां जा पहुंचा। श्योंगनु चीनियों का जानी दुश्मन था। पेंचाओ ने अपनी अधिकारियों को समझाया, शेर के बच्चे को पकड़ने के लिए शेर की मान में तो हाथ डालना ही पड़ेगा, अतः खतरा मोल लिए बिना जीत हासिल करना नामुमकिन है। हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम रात के समय उन पर आग से हमला करें ताकि उन्हें हमारी संख्या का अंदाजा न लग पाए। हम उन पर इस तरीके से प्रहार करेंगे कि वे भयभीत हो जाए, उनके सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तब हम उनकी दुर्दशा का लाभ उठाते हुए उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, जिसके चलते हमारे मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमारे यहाँ आने का उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। इस पर उसके अधिकारियों ने कहा, क्यों न इस बारे में वजीर कुओं सुंग से भी बात कर ली जाए। यह सुनकर चाओ को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोला, हमारे भाग्य का फैसला आज ही हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री एक साधारण व्यक्ति है, वो हमारी योजना के बारे में सुनेगा तो डर जाएगा, और इसी योजना के बारे में अगर सभी को पता चल गया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। रात होने पर योजना अनुसार उनकी एक टुकड़ी ने श्योंगनु के शिविर की ओर कूच किया। उस समय तेज हवा चल रही थी। पेंचाओ ने अपने 10 सैनिकों को ढोल देकर दुश्मन के ठिकानों के पीछे छुपा दिया और आदेश दिया कि जैसे ही वे आग की लपटों को उठता हुआ देखे तो चीखते चिल्लाते हुए ढोल बजाए। बाकी सभी लोग तीर कमान लेकर शिविर के सामने घात लगाकर बैठ गए। इशारा मिलते ही सैनिकों ने हवा की दिशा में उनके डेरे में आग लगा दी। आग लगते ही पीछे छुपे हुए सैनिकों ने शोर मचाते हुए ढोल पीटने आरंभ कर दिए। श्योंगनु डर के मारे बाहर की ओर भागा। अकेले पेंचाओ ने ही 3 लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। उसके साथियों ने 30 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया तथा बाकी बचे हुए लोग आग में जलकर स्वाहा हो गए। अगले दिन लौटकर पेंचाओ ने वजीर कुओ सुंग को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर वह बहुत ही चिंतित हुआ। उसने चेहरे का रंग उड़ गया, जिसे भागकर पेंचाओ ने कहा, यद्यपि कल रात आप हमारे साथ नहीं थे, परंतु फिर भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस जीत का श्रेय अकेले में लूंगा। इस बात को सुनकर कुओ सुंग प्रसन्न हो गया और पेंचाओ वहां से वापस लौट गया। आग से हमला करने के लिए जरूरी है कि आग जलाने वाला सामान हमारे पास तैयार हालत में होना चाहिए। आग से हमला करने के लिए सूखा मौसम तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अमावस्या सर्वाधिक अनुकूल होती है, क्योंकि तब हवा तेजी से चल रही होती है। आग से हमला करते समय एक सेनापति को निम्न 5 संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे ही शत्रु के शिविर में आग भड़कते उठे, बाहर से तुरंत हमला करें। दूसरी, आग लगने पर भी दुश्मन शांत रहे तो आक्रमण न करे, प्रतीक्षा करे। आग द्वारा आक्रमण किए जाने का प्रमुख उद्देश्य है दुश्मन को अव्यवस्थित करना, परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि दुश्मन हमसे अधिक मजबूत है और हमारा सामना करने के लिए तैयार है, अतः सावधान रहे। तीसरा, जब आग की लपटें आकाश की ऊंचाई को छूने लगे तो हमला करे, अन्यथा जहाँ है वहीं बने रहे। चौथा, यदि बाहर रहकर हमला करना संभव हो तो अंदर जाकर आक्रमण करने की प्रतीक्षा न करें, बल्कि सही समय पर आक्रमण करें। यदि दुश्मन का शिविर वीरान जगह पर स्थित है जहाँ चारों ओर घास फूस फैली हुई हो, अथवा यदि उसने किसी ऐसी जगह पड़ाव डाल रखा हो जिसे आसानी से जलाया जा सके, तो मौसम की अनुकूलता अथवा दुश्मन के खेमे में हलचल मचने की प्रतीक्षा न करे। पांचवा, आग लगाते समय हवा के रुख का ध्यान रखें, स्वयं को सदैव हवा की दिशा में ही रखें।
जब आप आग से हमला करते हैं तो दुश्मन उससे दूर भागेगा। आप यदि उसे भागने से रोकते हैं तो वह जी जान लगाकर आपका विरोध करेगा, जिसके चलते आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि हवा का रुख पूर्व दिशा की ओर है तो आप भी पूर्व दिशा में ही आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर पीछे से धावा बोले। ऐसा न करने पर मन चाहे परिणाम न मिलने से निराशा होगी। दिन की हवा देर तक चलती है, जबकि रात वाली हवाएं जल्दी ही रुक जाती है। तेज गति से चलने वाली हवाएं ज्यादा देर तक नहीं रहती। अब यानी नक्षत्रों के इशारों यानी गणना के द्वारा यह पता लगाना चाहिए कि हवाओं की दिशा हमारे हमले के अनुकूल कब होगी। हमले के लिए आग का प्रयोग बुद्धि तथा पानी का प्रयोग शक्ति का परिचय है। पानी की मदद से शत्रु को मात्र रोका जा सकता है, परंतु उसे उसके सारे सामान से वंचित तो केवल आग द्वारा ही किया जा सकता है। युद्ध में पानी एक लाभकारी सेवा प्रदान करता है, परंतु उसमें आग जैसी विनाशकारी शक्ति नहीं है। अतः यही वजह है कि अग्नि द्वारा आक्रमण विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। जो बिना रक्षा, जो बिना योजना, साहस, लक्ष्य एवं उद्देश्य के युद्ध लड़ना एवं उसे जीतना चाहता है, वह समय को नष्ट करने वाले, निष्क्रिय एवं दुर्भाग्यशाली होते हैं। युद्ध में जीत हासिल करने के इच्छुक योद्धाओं को अनुकूल परिस्थितियां पैदा होते ही उनका लाभ प्राप्त करने तथा साहसिक कदम उठाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्थात युद्ध जीतने के लिए उन्हें जल, अग्नि तथा अन्य साधनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए तथा जो ऐसा नहीं करता उसकी किस्मत में पछतावे के सिवा कुछ भी लिखा नहीं होता। अतः बुद्धिमान शासक पहले ही से भविष्य की योजनाएं तैयार करके रखता है तथा एक अच्छा सेनापति अपने संसाधनों को विकसित करता है। युद्ध कौशल में निपुण सेनापति सैनिकों को अपने प्रभाव से नियंत्रित करता है। सच्ची निष्ठा के समय उनमें आपसी विश्वास पैदा करके उन्हें आपस में जोड़ता है, पुरस्कृत करके उन्हें सेवा के योग्य बनाए रखता है। परंतु निष्ठा के अभाव में विघटन हो जाएगा तथा पुरस्कार न मिले तो आदेश का पालन नहीं होगा। आगे तभी बढ़े जब आगे बढ़ने में लाभ नजर आए, अन्यथा स्थिर रहे। अपने सिपाहियों का उपयोग व्यर्थ के कामों के लिए न करें। तब स्थिति गंभीर न हो, युद्ध न करें। किसी भी राजा को अपने क्रोध की शांति हेतु अपनी सेना युद्ध के मैदान में नहीं झोंकनी चाहिए। सेना नायक को भी निजी द्वेष से चलते अथवा अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ क्रोध शांत हो सकता है, बैर को मित्रता में बदला जा सकता है, खींच को संतोष से दबाया जा सकता है, परंतु युद्ध में नष्ट हुआ राज्य को पुनः अस्तित्व में लाना तथा मारे गए योद्धाओं को पुनर्जीवित करना असंभव है। अतः बुद्धिमानी शासक उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखता है तथा एक अच्छा सेना नायक पूर्णतः सावधान रहता है। देश में एकता एवं शांति बनाए रखने का यही सर्वोत्तम उपाय है। अध्याय 13 गुप्तचरों का प्रयोग। सज्जू के अनुसार 1 लाख लोगों की सेना बनाकर उसे दूर दराज के इलाकों में तैनात करने पर भारी आर्थिक क्षति होती है। इतनी बड़ी सेना का प्रतिदिन का खर्च 1000 चांदी के सिक्कों के बराबर आता है। इससे देश के भीतर और बाहर अफरा तफरी उत्पन्न हो जाती है। सैनिक थक जाते हैं तथा कम से कम 7 लाख परिवारों के विकास की गति प्रभावित होती है। रण क्षेत्र में तैनात सेनाएं उस जीत को पाने के लिए एक दूसरे के सामने वर्षों तक डटी रह सकती है, जिसे किसी को कुछ 100 चांदी के सिक्के प्रदान करके मात्र एक ही दिन में हासिल किया जा सकता हो। कंजूसी, बेवकूफी अथवा अमानवीयता की इससे बड़ी मिसाल शायद ही कोई मिलेगी। सज्जू के अनुसार यदि आप दुश्मन के बारे में सही जानकारी के अभाव में उचित समय पर हमला नहीं कर पाते हैं तो वह युद्ध वर्षों तक खींच सकता है। शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है गुप्तचरों का प्रयोग तथा विश्वास पात्र गुप्तचरों को तब तक पाया नहीं जा सकता जब तक कि उन्हें उचित पारिश्रमिक अथवा मानधन न दिया जाए। गुप्तचरों पर किए जाने वाले धन के व्यय, जो कि युद्ध पर किए जाने वाले खर्च के मुकाबले काफी कम होते हैं, को नापसंद करना क्षणिक सुख का अनुभव तो करा सकता है, परंतु देश की गरीब जनता के नाजुक कंधों पर अनावश्यक बोझ डालकर किए जाने वाले यह सबसे बड़ा अत्याचार है। जो इस प्रकार से कार्य करता है वह सच्चा नायक नहीं होता। वह न तो शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की मदद कर पाता है व न ही कोई युद्ध जीत पाता है। अतः दुश्मन के बारे में जानकारी एक राजा तथा उसके सेनापति को हमला करने एवं उसे जीतने के योग्य बना देती है। यह जानकारी न तो अनुभव से प्राप्त होती है और न ही जोड़ घटा तथा भाग से। आत्मज्ञान ज्ञानी लोगों से प्राप्त किया जा सकता है।
विज्ञान की जानकारी तर्क से हासिल की जा सकती है। ब्रह्मांड का ज्ञान गणित की सहायता से गणना करके प्राप्त किया जा सकता है, परंतु दुश्मन के बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ गुप्तचरों के द्वारा ही प्राप्त हो जा सकती है। गुप्तचरों की सहायता से आप जान पाएंगे कि दुश्मन के राज्य में क्या क्या हो रहा है। आपको उन षड्यंत्रों की जानकारी भी मिलेगी जो आपके विरुद्ध रचे जा रहे हैं, परंतु गुप्तचरों से काम लेते समय अत्यधिक सावधानी से काम लेने की आवश्यकता होती है। गुप्तचरों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला स्थानीय, दूसरा आंतरिक, तीसरा परिवर्तित, चौथा विनाशी, पांचवा सक्रिय। जब ये पांचों किस्म के गुप्तचर एक साथ अपने काम में लग जाते हैं तो कोई भी इनके गुप्त तंत्र को भेद नहीं सकता, जो किसी देवीय चमत्कार से कम नहीं है। यह विभाग किसी भी राजा की सार्वजनिक मूल्यवान संपत्ति होती है। क्रोमवेल, जो एक घुड़सवार सेना का सर्वाधिक व्यवहारी नायक था, के अधिकारियों को स्काउट मास्टर कहा जाता था, जिनका काम था दुश्मन की गोपनीय जानकारी को इकट्ठा करना। क्रोमवेल की सफलता का संपूर्ण श्रेय स्काउट मास्टर्स द्वारा एकत्र की गई जानकारियों को ही जाता है। स्थानीय गुप्तचर, जब किसी राज्य के स्थानीय लोगों को गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें स्थानीय गुप्तचर कहा जाता है। दुश्मन के राज्य में त्रस्त लोगों को अपने दयालु व्यवहार के द्वारा स्वयं के साथ मिला ले, फिर उन्हें गुप्तचर की तरह प्रयोग करे। आंतरिक गुप्तचर, जब हम शत्रु के अधिकारियों का प्रयोग अपने लिए करते हैं तो उन्हें आंतरिक गुप्तचर कहा जाता है। सचिव के अनुसार वे योग्य अधिकारी जिन्हें दंडित करके निचले पदों पर भेज दिया गया हो, सजा काट चुके मुजरिम, राजा के आसपास रहने वाली लालची एवं स्वार्थी महिलाएं, छोटे पदों पर काम कर रहे असंतुष्ट लोग अथवा पदोन्नति के समय जिन्हें अनदेखा किया गया हो, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई भी कदम उठाने को व्याकुल लोग, विश्वासघाती तथा दलबदलू लोग, इस तरह के लोगों को प्रलोभन देने के द्वारा अपने साथ मिला लेना चाहिए ताकि दुश्मन की गुप्त योजनाओं की जानकारी आपको मिलती रहे तथा इन लोगों के उपयोग के द्वारा दुश्मन के राज्य की शांति व्यवस्था भंग करके राजा तथा मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न किए जा सकते हैं। किंतु आंतरिक गुप्तचरों से काम लेते समय अत्यधिक सावधानी से काम ले। इस बात के महत्व को होशी की निम्न घटना के द्वारा समझाया जा सकता है। व्योसांग, जो आई चोउ का राज्यपाल था, उसने विद्रोही ली शुयुंग, जो शू का रहने वाला था, पर आक्रमण करने के लिए सेनापति वी पो को भेजा। जब दोनों पक्षों ने उनके बाद जय पराजय का मुंह देख लिया तो विद्रोही नेवा ली शुयुंग ने पोतेई नामक व्यक्ति, जो वुतू का रहने वाला था, की मदद ली। पोतेई को चाबुक मारकर लौलुहान कर लो शांग के पास भेजा गया ताकि लो शांग उस पर आसानी से भरोसा कर सके। उसका काम था शहर के अंदर रहकर लो शांग की झूठी मदद करना तथा उचित समय आने पर आक्रमण के लिए संकेत भेजना। लो शांग पोते की बातों में आ गया। उसने अपनी सेना वी पो से सुपुर्द करके यह आदेश दिया कि हमले के लिए वह पोते के संकेत की प्रतीक्षा करे। उधर ली शुयुंग ने अपने सैनिकों को घात लगाकर बैठा दिया। पोते ने शहर की दीवारों से सीढ़ियां लटकाई और आग जलाकर हमले के लिए इशारा किया। वी पो के सैनिक इस छल से अनजान थे और भागकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कुछ सैनिकों को लटकाई गई रस्सियों के द्वारा ऊपर खींच लिया गया। इस प्रकार लो शांग के 100 से अधिक सैनिक शहर में प्रवेश कर गए और वहां उन सभी के सिर कलम कर दिए गए। ली शुयुंग ने हमला बोल दिया और शहर के भीतर और बाहर दुश्मन को रौंद डाला। परिवर्तित गुप्तचर, शत्रु के वे गुप्तचर जिन्हें उनके राष्ट्र के प्रति वफादारी से विमुख करके अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है। परिवर्तित गुप्तचरों से काम लेने के लिए उन्हें भारी रिश्वत देनी पड़ती है और बड़े बड़े वादों के द्वारा लुभा कर उन्हें दुश्मन की सेवाओं से विमुख किया जाता है ताकि वे अपना काम छोड़कर आपके लिए तन मन से कार्य करें तथा दुश्मन तक आपकी गलत सूचनाएं और आप तक दुश्मन की सही जानकारी पहुंचाए। विनाशी गुप्तचर, इनका नाश होना निश्चित होता है। ये दुश्मन को धोखा देने का काम आते हैं। इन्हें इस प्रकार तैयार किया जाता है कि ये गलत सूचनाओं के भंडार होते हैं ताकि दुश्मन द्वारा पकड़े लिए जाने पर ये उन्हें हमारे बारे में गलत जानकारी दे। इनके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे प्रति दुश्मन की चाल विफल हो जाने पर दुश्मन इन्हें मौत के घाट उतार देता है। सक्रिय गुप्तचर, ये गुप्तचर दुश्मन के शिविर से खबर लाते हैं। ये साधारण प्रकार के होते हैं तथा सेना का हिस्सा होते हैं। ये तेज दिमाग वाले होने चाहिए।
यद्यपि बाहर से दिखने में वे मूर्ख प्रतीत होते हो, मजबूत आत्मबल वाले, सक्रिय, बलवान, साहसी तथा बुरे से बुरा कार्य करने में माहिर, लज्जा के भाव से मुक्त, भूख, ठंड और गर्मी को सहन करने वाले होने चाहिए। वो सिंह सूर्य वंश के ताशी वु की एक कथा सुनाते हैं। जब वो पूर्व चीन का राज्यपाल था तो ची के शेन वु ने शायुआन के खिलाफ शत्रुतापूर्वक गतिविधियों प्रारंभ कर दी। बादशाह टाई शू ने ताशी वु को दुश्मन की जासूसी करने के लिए भेजा। उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी थे। रात होने पर तीनों वेश बदलकर चुपके से दुश्मन के शिविर में जा पहुंचे तथा उनकी बातें छुप कर तब तक सुनते रहे जब तक कि उन्होंने दुश्मन के गोपनीय संकेतों को जान नहीं लिया। उसके बाद वे पहरेदारियों के वेश में वहां से निकल गए। ऐसा एक नहीं अनेक बार हुआ जब वे दुश्मन के खेमे में गोपनीय रूप से गए और आए। जब उन्होंने दुश्मन के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर ली तो वे वापस लौट गए। बादशाह ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके द्वारा लाई गई सूचना के आधार पर दुश्मन को पराजित करने में सफलता हासिल की। सेना में सबसे अधिक आत्मीय संबंधी सिर्फ गुप्तचरों के साथ ही होनी चाहिए तथा गुप्तचरों से अधिक किसी अन्य को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। किसी अन्य कार्य में इतनी अधिक गोपनीयता की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का अर्थ यह है कि गुप्तचरों द्वारा दी गई जानकारी सर्वाधिक गोपनीय रखी जानी चाहिए। गुप्तचर अधिक पारिश्रमिक देने वाले लोगों के प्रति ज्यादा वफादार होते हैं। कम पारिश्रमिक देने वाले लोगों को गुप्तचरों की सेवाएं प्राप्त नहीं होती। उनके बारे में अन्य किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए और न ही गुप्तचर आपस में एक दूसरे को जानते हो। उनके पास कोई बड़ी गोपनीय सूचना होने पर उनके परिवार की सुरक्षा तय करें। आवश्यकता पड़ने पर उनकी पत्नी या बच्चों को बंधक बना ले ताकि वे आपके प्रति वफादार बने रहे तथा गोपनीय बातों की गोपनीयता सुनिश्चित हो सके। गुप्तचरों से काम लेने के लिए आपका बुद्धिमान एवं दूरदर्शी होना आवश्यक है। अगर आप में सही गलत, ईमानदार तथा बेईमान व्यक्ति को परखने की अविलक्षण क्षमता है तभी आप गुप्तचरों के काम ले पाएंगे। गुप्तचर का चयन करते समय उसकी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, निपुणता, क्षमता, अनुभव आदि भी परख लेने चाहिए। धूर्त व्यक्ति सर्वाधिक खतरनाक होता है। उसकी परख एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। गुप्तचरों को नियंत्रित करने के लिए उदारता, सरलता एवं स्पष्टवादिता की विशेष आवश्यकता होती है। इनके द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन के लिए विशेष बुद्धिमान की आवश्यकता होती है। इस बात के प्रति सावधान एवं सचेत रहे कि कहीं आप गुप्तचर दुश्मन के इशारों पर कार्यरत तो नहीं। अतः चतुराई के साथ आपने गुप्तचर का उपयोग करें। समय से पूर्व कोई गोपनीय बात गुप्तचर द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों के समक्ष उद्घाटित कर दिया जाता है तो उन दोनों को अविलंबित मौत के घाट उतार देना चाहिए। पूरी सेना का नाश करना हो, शहर पर धावा बोलना हो या फिर किसी व्यक्ति की हत्या करनी हो, इन सभी के लिए जरूरी है कि ये जानना कि उनके सेवक कौन है, उनका निजी सहायक जो उनके खाने पाने तथा अन्य बातों का ध्यान रखता हो, कौन है, दरबान कौन है, संतरी मंत्री कौन है, यह सब पता लगाने की जिम्मेदारी गुप्तचर को सौंपी जानी चाहिए। सर्वप्रथम यह पता लगाइए कि किसी महत्वपूर्ण अधिकारी को रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है। शत्रु के गुप्तचर जो हमारे भेद जानने आए हो उन्हें खोज निकालना चाहिए। उनकी देखभाल अच्छे तरीके से की जानी चाहिए। लालच एवं प्रलोभन के द्वारा उन्हें अपने साथ मिला ले ताकि आप उनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सके। परिवर्तित गुप्तचरों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम स्थानीय एवं दुश्मन की सेना के अंदर स्थित लालची लोगों को अपना जासूस बनाकर फायदा उठा सकते हैं। परिवर्तित गुप्तचरों की सेवा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण बन सकती है क्योंकि ये जानते हैं कि कौन सा स्थानीय निवासी लालची तथा लोभी है और कौन सा अधिकारी भ्रष्ट है। परिवर्तित गुप्तचरों के प्राप्त जानकारी के आधार पर ही हम विनाशी गुप्तचर को शत्रु के पास अपनी मनचाही जानकारी के साथ भेज सकते हैं क्योंकि परिवर्तित गुप्तचर बखूबी जानता है कि दुश्मन को किस प्रकार सर्वाधिक धोखा दिया जा सकता है और तो और उसी की जानकारी के आधार पर सक्रिय गुप्तचर को विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। पांचों प्रकार के गुप्तचरों से काम लेने का एक ही मकसद है, दुश्मन की खबर रखना, और यह कार्य परिवर्तित गुप्तचर के बिना करना नामुमकिन है, जो मात्र शत्रु की जानकारी ही नहीं लाता बल्कि अन्य गुप्तचरों के काम लेने की संभावनाओं को भी जन्म देता है। सूचना तंत्र की अत्यंत ही महत्वपूर्ण कड़ी होने के कारण परिवर्तित गुप्तचर के साथ उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः प्रबुद्ध शासक एवं समझदार सेनापति अपनी सर्वाधिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग जासूसी के लिए करते हैं ताकि बड़ी सफलता प्राप्त की जा सके। तुम
इस विषय पर अपनी बात इस चेतावनी के साथ समाप्त करता है कि जो जल एक नाव को नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक ले जाने का कार्य करता है, वही जल उस नाव के नदी में डूबने का कारण भी बनता है। अतः जासूसों पर निर्भरता एक ओर जहाँ लाभदायकता है, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण विनाश का कारण भी है। गुप्तचर सेना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि सेना का आगे बढ़ना उसी पर निर्भर करता है। एक सेना जिसके पास गुप्तचर नहीं होता, वह सेना एक ऐसे व्यक्ति के समान होती है जिसके पास कान तथा आंख न हो। युद्ध कला किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये जीवन तथा मृत्यु का प्रश्न है। यह वो मार्ग है जो या तो जीत की ओर ले जा सकता है या फिर मौत की तरफ। अतः यह एक गंभीर विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, न तो आज और न तो कल। और यहाँ सज्जू के द्वारा लिखी गई यह बुक द आर्ट ऑफ वॉर समाप्त होती है।